ठीक है। नमस्ते सभी को। मतलब कल के दिन पे हम लोगों ने काफी कम पढ़ाया था इसलिए मिनी लेक्चर्स, है ना। हाँ हाँ, वो पढ़ा रहे ना, वो धीरे धीरे वो आगे के लिए। हाँ भाई, कल के दिन पे हम लोगों ने बड़ा इसमें है पढ़ा हुआ। कल का लेक्चर, कल का लेक्चर नहीं है। कल एक से नहीं, जरूरत नहीं है मेरे को, जरूरत नहीं पड़ेगी। हम्म, कल बिल्कुल इस पे बात हो रही थी, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल पे। कल एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल्स पे बात हो रही थी। एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल्स है ना। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि कल के दिन पे अगर भाई हमसे एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल्स पे कोई भी चर्चा करेगा, राइट है, तो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल के टाइम पे अपन एक सर्कल यहां बना लेते हैं, है ना। सेम एक सर्कल और ले लेते हैं। ठीक है, दोनों को ऐसा कुछ लगा लेते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं टेंजेंट खींचते हैं। ये इनका सेंटर से इसको लाइन को मिलाया, ठीक है। सेम वे इसके सेंटर से भी एक लाइन मिला रहा हूं मैं, ठीक है। दोनों के सेंटर से लाइन मिला दी, ठीक है। और एक लाइन जो है वो अपन अपनी तरफ से ये वाली ले लेते हैं। देखो इस तरह से एक लाइन ले ली, ठीक है। अब हमने सेंटर टू सेंटर ज्वाइन कर दिया। इस सेंटर का नाम C1 रख लेते हैं, इसका नाम C2 रख लेते हैं। ये रेडियस 1 है, ये रेडियस 2 है, ठीक है ना। और ये वाला पॉइंट जो है दैट इज A, दैट इज B। तो दो सर्कल आपस में पहले इंटरसेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर बाय द वे ये हमारे पास में R1 और R2 है, हाँ, दो सर्कल इस तरह से और इनकी रेडियस है अगर, ठीक है ना, R1 और R2, तो बेसिकली अभी ये दोनों यहां पे इंटरसेक्ट हुए हैं। एंगल ये नहीं है, एंगल कुछ और है। अगर एंगल की चर्चा करी जाएगी ना, तो एंगल ये वाला इस पे बनने वाली टेंजेंट जो होगी ना, वो रिफ्लेक्ट करेगी बेसिकली इस पे बनने वाली टेंजेंट, ठीक है। ऐसे एक लाइन जो है यूं जारी होगी ना, वो इसके एंगल को रिफ्लेक्ट करेगी। वो जो इस पे टेंजेंट होगी, इस पॉइंट पे टेंजेंट होगी, ठीक है ना। सेम अगर बाय द वे यहां से देखा जाए ना, तो एक टेंजेंट इधर से जारी होगी। तो हमारे पास में बेसिकली वी हैव टू टेंजेंट्स, है ना। दो टेंजेंट्स हैं बेसिकली हमारे पास में, एक टेंजेंट यहां है, एक टेंजेंट थोड़ा यहां दिखा लेते हैं। ऐसे दो टेंजेंट्स है ना। अच्छा, ये जो टेंजेंट है ये बेसिकली यहीं तक ही है, ये बेसिकली यहीं तक ही है, इस जगह तक। तो हमारे पास दो टेंजेंट्स हैं। इन दोनों टेंजेंट्स के बीच में ये वाला जो एंगल है ना, ये वाला जो एंगल है ये थीटा है, सेंटर टू सेंटर वाला नहीं है, ठीक है ना। मेरे को आइडिया नहीं रहता, ठीक है। अब अगर बाय द वे ये वाली बात की है, ये एंगल थीटा है, बेसिकली ये एंगल ऑफ इंटरसेक्शन है, ठीक है ना। तो पहली बात तो दिस इज एंगल ऑफ इंटरसेक्शन। आप यहां से भी बोल सकते हैं दिस इज एंगल ऑफ इंटरसेक्शन, दिस इज एंगल ऑफ इंटरसेक्शन। तो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टू कर्व्स जब भी निकाला जाता है, वो हमेशा उन कर्व्स के बीच में नहीं होता, उनके कर्व के इंटरसेक्शन पॉइंट पे बनने वाले टेंजेंट्स के बीच में होता है। तो पहली चीज जो समझने की है वो ये है कि एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टू कर्व्स, ठीक है ना, इज ऑलवेज एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टेंजेंट्स एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो पहली चीज तो ये समझनी है कि एंगल ऑफ इंटरसेक्शन जो होता है वो कभी भी कर्व्स के बीच में नहीं होता, उनके टेंजेंट्स के बीच में होता है। अच्छा, अब दूसरी वाली बात करते हैं, ठीक है ना। अगर ये टेंजेंट है तो ये वाली लाइन यहां पर 90 बना रही होगी, हाँ बना रही होगी। ये अगर 90 बना रही है तो उस 90 में से ये थीटा अगर कम कर दूं तो ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा हो जाएगा, सही है। सेम वे अगर मैं इस वाली साइड को देख रहा हूं, ठीक है ना, अगर मैं इस सर्कल के नजरिए से देखता हूं तो ये टेंजेंट है इस सर्कल पे, इस सर्कल पर ये लाइन टेंजेंट है। तो मैं अगर बाय द वे इसकी इससे इसको मिलाऊंगा तो ये 90 बन रहा होगा,
उस 90 में से ये थीटा जो है दोनों येलो येलो लाइंस के बीच का कम कर देता हूं, तो जो इतना पोर्शन मेरा बाहर रह गया वो 90 माइनस थीटा है। सही है, अब ये 90 माइनस थीटा है। अच्छा, अगर मैं ओवरऑल अगर देखूं तो मेरे पास में जो स्टोरी है वो ये कि मैं यहां से एक चीज और देख पा रहा हूं कि किसी ने अगर मेरे से एंगल, है ना, तो मैं दूसरा पॉइंट यहां लेता हूं, किसी ने अगर मुझसे एंगल C1A C2 के बारे में मांगा, क्या सर C1A C2 में टोटल एंगल कितना बन रहा है, तो मैं कहूंगा इस साइड पे एक छोटा सा 90 माइनस थीटा है, बीच में एक थीटा है और साइड में एक 90 माइनस थीटा है। तो आई एक्सपेक्ट कि हर बच्चे को 180 माइनस थीटा दिख जाएगा। ठीक है, अच्छा अब जो 180 माइनस थीटा दिखा, अब आप इस ट्रायंगल पे आ जाओ। ठीक है, अब आप तीसरे ट्रायंगल पे बात करो, अब ट्रायंगल की बात करो, ट्रायंगल का नाम होगा C1A C2। अच्छा, अगर बाय द वे C1A C2 की बात की जाए तो C1A C2 में मेरे को तीन चीजें पता है। कौन कौन सी तीन चीजें पता है? R1 पता है क्योंकि सर्कल की मिलती है रेडियस 1 आ जाएगा, सर्कल 2 की मिलती है रेडियस 2 मिल जाएगा। अच्छा, C1 C2 के बीच की दूरी मैं डिस्टेंस फार्मूला से निकाल सकता हूं, इस दूरी को मैं D नाम दे देता हूं, ये मुझे D पता है। ठीक है ना, तो इस ट्रायंगल में मेरे पास में तीन चीजें अवेलेबल है, R1 R2 और D। ठीक है ना, इसमें क्या क्या अवेलेबल है? R1 R2 और D अवेलेबल है। ठीक है ना, अगर ये तीनों चीजें अवेलेबल है तो मेरे को एक कोसाइन फार्मूला याद आता है। कोसाइन फार्मूला हम लोगों ने एक बार यूज करा था, आप में से कईयों को याद होगा। अगर मैं कॉस, ठीक है, अब इन दोनों के बीच के एंगल को अगर थीटा कहता हूं तो थीटा इसमें को 180 माइनस थीटा। ठीक है ना, तो कॉस थीटा बोलते ही क्या क्या चमक जाएगा? साइड का R1 का स्क्वायर, इस साइड का R2 का स्क्वायर, माइनस में सामने वाले का D स्क्वायर, अपॉन में 2R1 R2, ये चमक जाएगा मेरे को। अच्छा, ये जैसे ही चमका मेरे दिमाग में तुरंत आ जाएगा cos 180 माइनस थीटा, सर माइनस कॉस थीटा होता है सर। हाँ, तो ये माइनस कॉस थीटा होगा तो वो माइनस में यहां यूटिलाइज कर लूंगा, मैं कॉस थीटा लिखूंगा, माइनस का यूज यहां करने पर इट इज D स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर अपॉन 2R1 R2 हो जाएगा। तो जब भी मुझसे आप इस थीटा की बात करोगे मैं थीटा सोच सकता हूं और थीटा के बारे में ये आइडिया लगा सकता हूं कि ये तो कॉस थीटा है, और कॉस थीटा के लिए मेरे पास में एक बढ़िया फार्मूला अवेलेबल है। ठीक है, जो कि मस्त काम कर रहा है। ठीक है, ये मेरे लिए बहुत काम का फार्मूला हो जाएगा, ये मेरे को एंगल ऑफ इंटरसेक्शन निकाल के देगा। तो जब भी एंगल ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है, दिस इज डायरेक्ट फार्मूला फॉर एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टू सर्कल्स, बिटवीन टू सर्कल्स। ठीक है, जब भी दो सर्कल देगा हम इसकी यूज करेंगे। अच्छा, अब अगर आप इधर आपने ये तो फार्मूला है ना, फार्मूले के बीच की बात करें, ठीक है ना, कि फार्मूले के अंदर हम लोगों को ये करना है, इसमें एक स्पेशल केस है जिसके ऊपर भी अपन को बात करनी चाहिए। ठीक है ना, तो पॉइंट नंबर 4, ठीक है, पॉइंट नंबर 4 स्पेशल केस। अब इसमें क्या स्पेशल केस है? स्पेशल केस है व्हेन थीटा, थीटा किसका? दो टेंजेंट्स के बीच का, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन सर्कल्स, कौन कौन से सर्कल? देन सर्कल S1, S2, ठीक है, आर नोन एज, ठीक है, ऑर्थोगोनल सर्कल्स, ऑर्थोगोनल सर्कल्स। ठीक है, ऑर्थोगोनल का मतलब परपेंडिकुलर होना होता है। ठीक है ना, तो याद रखना ऑर्थोगोनल का मतलब होता है परपेंडिकुलर होना। अगर थीटा 90 हो जाएगा तो फिर ये दोनों सर्कल जो होंगे ना ऑर्थोगोनल सर्कल्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? ऑर्थोगोनल सर्कल्स। रिमेंबर इट, है ना। क्या मेरी बात समझ में आ रही है ना? तो अपने को ये तो कहीं कंफ्यूजन कभी भी नहीं होना चाहिए कि क्या दो कर्व्स के बीच में कभी एंगल बनाया जा सकता? बिल्कुल, ठीक है ना। अगर देखा जाए तो हमको जब भी दो कर्व्स के बीच में लिखा है, ये फर्स्ट लाइन आपको जवाब दे देगी हर बात का। ठीक है, तो पहली चीज ये। अब ऐसा भी तो हो सकता है सर दोनों एंगल कभी तो 90 पे भी होंगे। हाँ होगा, तो सर 90 क्यों ऐसा स्पेशल है? क्योंकि cos 90 0 होता है। हाँ, अगर ऐसा हो गया तो थीटा 90 होगा, और थीटा के 90 होते ही cos थीटा 0 हो जाएगा, और cos थीटा के 0 होते ही इधर 0 हो जाएगा LHS में, और यहां हो जाएगा D स्क्वायर माइनस, ठीक है, R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर अपॉन 2R1 R2, ये बराबर 0। क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही आपको दिख जाएगा R1 का स्क्वायर प्लस में R2 का स्क्वायर इज इक्वल टू D स्क्वायर, और ये जैसे मिला ये एक स्पेशल केस हो गया, इसको डब्बा पहना दो। क्या मेरी बात समझ में आई आपको? ठीक है, आप में से कईयों को ये बात समझ में आ गई होगी। कनिष्क, ये यहां तक ये वाला कंसेप्ट समझ में आ गया आपको, है ना? ओके,
क्या मेरी बात यहां तक पकड़ में आ गई है ना? ऐसा भी तो होगा कभी ना कभी ये फेल करके 90 बनाएगा, और अगर 90 बनाएगा तो हम उस केस में R1 का स्क्वायर प्लस में, ठीक है, R2 का स्क्वायर इज इक्वल टू में ऐसा मानेंगे। ठीक है, तो मेरा नाम ख्याल है आपका पहला काम है नोट्स बनाते चलना, ताकि आप एक एक चीज लिखते चलें, इसके बीच के अंदर सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, तो पहली चीज तो ये। अच्छा, अब दूसरे पे आते हैं। इसी चीज को थोड़ा और एलोबरेट करके लिख सकते हैं। ठीक है, क्या एलोबरेट करके लिख सकते हैं? ये एलोबरेट करके लिख सकते हैं कि जैसे हमारा जो पहला सेंटर है, पहले सर्कल का सेंटर मैंने -G1 -F1 ले लिया, और दूसरे सर्कल का सेंटर मैंने -G2 -F2 ले लिया। सही है, ऐसा मैंने सेंटर ले लिया। तो मुझे R1 के स्क्वायर की जगह पर, है ना, R1 की वैल्यू जो है वो अंडरूट G1 का स्क्वायर प्लस में F1 का स्क्वायर माइनस C1 दिखने लगी। ठीक है, जहां पे C1 छोटा वाला C1 है, ये R1 का स्क्वायर हो गया। अच्छा, प्लस में कितना हो गया? R2 का स्क्वायर। R2 का स्क्वायर जो हो गया रूट ओवर में कितना? G2 का स्क्वायर प्लस में F2 का स्क्वायर माइनस में C2 का स्क्वायर माइनस में C2, सही है, का होल स्क्वायर। ये अपने पास में क्या हो गया? अंडररूट में इतना। क्या यहां तक की बात समझ में आ गई? अच्छा, अब ये हो गया R1 का स्क्वायर R2 का स्क्वायर। अब आते हैं डी माने डिस्टेंस बिटवीन ये दोनों के बीच का डिस्टेंस। डिस्टेंस में डिस्टेंस फार्मूला लगा देते हैं। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या हो जाएगा? डिस्टेंस फार्मूला इज इक्वल टू G1 माइनस G2, ठीक है, का होल स्क्वायर प्लस में आप समझदार है F1 माइनस F2 का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये तो हुआ डी, और फिर इसका भी स्क्वायर होगा। अच्छा, स्क्वायर इतना जबरदस्त चीज है कि इसको कैंसिल आउट कर देगा, इसको कैंसिल आउट कर देगा, इसके ढक्कन उड़ा देगा। फिलहाल मार्केट में रह गया G1 स्क्वायर F1 स्क्वायर G2 स्क्वायर F2 स्क्वायर, जो कि कभी ये खुलेगा अगर, तो आप अगर समझदार है तो इससे भी G1 का स्क्वायर G2 का स्क्वायर मिलेगा, जो कट जाएगा। F1 का स्क्वायर F2 का स्क्वायर इधर से कट जाएगा। मार्केट में लेफ्ट हैंड साइड पे सिर्फ बचेगा -C1 और -C2। सोचिए, बाकी सब कट गया। अच्छा, इधर की तरफ आपके पास में बचेगा -2G1 G2, और इधर बचेगा -2F1 F2। सही है, और फिर फाइनली आप जानते ही क्या, माइनस हम हटा लेंगे। ठीक है, और जैसे हम हटाएंगे हमारे पास में 2G1 G2 प्लस में 2F1 F2 इज इक्वल टू C1 प्लस C2 बचेगा, विच इज अ रिक्वायर्ड कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनलिटी। तो ये भी हमारे पास में ऑर्थोगोनलिटी को लेकर के बहुत ही काम की कंडीशन है साहब। बहुत काम की कंडीशन मतलब बहुत काम की कंडीशन, राइट है, बहुत ही काम की कंडीशन। ठीक है, दिस इज नोन एज कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनलिटी। तो कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनलिटी में दो केसेस हैं, ये दोनों के दोनों, चाहे ये हो चाहे ये हो, ये दोनों के दोनों कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनलिटी कहलाते हैं, याद रखना। कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनलिटी डायरेक्ट यूज होगा, याद रखना, ये फार्मूले में सीधा काम करेगा। यहां तक की बात समझ में आई? ठीक है, बहुत सिंपल केस है। थीटा के 90 रखने पे cos 90 जीरो होता है, सबको पता है cos 90 जीरो का क्रॉस मल्टीप्लाई होकर के ये मार्केट में रह जाएगा। फिर अपन R1 का स्क्वायर R2 का स्क्वायर रख देंगे। ठीक है, छोटी छोटी चीजें जो आपको समझा देंगे कि कैसे क्वेश्चंस को डील करना है। तो पहली बात तो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन को लेकर के पहली चीज जो कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनलिटी है, उसको बहुत ध्यान से एक एक चीज को अवेलेबल करते हुए चलना। पहले एक एक चीज प्रॉपरली सजा लेना। ठीक है, अच्छा, अब अगर आपका ये बन गया, ठीक है, तो अपने को पता होना चाहिए कि किस समय पे कौन कौन सी चीजों का यूज करना है। अगर कभी भी सेंट्रल फॉर्म दे रखी है, क्या बोला मैंने? सेंट्रल फॉर्म। ठीक है, तो डायरेक्ट इसका यूज करना। और अगर जैसे सेंट्रल फॉर्म ना देकर के स्टैंडर्ड फॉर्म दे रखी, तो हम नॉर्मली इस वाले का यूज करते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म होने पर, है ना, अगर भाई ये स्टैंडर्ड फॉर्म है तो हम ये वाले इसका यूज करेंगे, ध्यान रख लेना, है ना, ऐसा। ओके, ठीक है, ओके, ये वाली बात अगर आपके पकड़ में आ गई तो नेक्स्ट पॉइंट पे आइएगा। अगला बिंदु क्या कहता है? रेडी, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। ठीक है, अगर आप फटाफट से इसको फ्री कर दें तो ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट क्या कहता है? नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि लेट्स से हमारे पास में क्वेश्चन ले लेते हैं बोलो। ठीक है, पॉइंट में दे रखा है ठीक है,
सर्कल दे रखे हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में एक्स प्लस में वाई इक्वल टू 0, ठीक है। और दूसरा सर्कल दे रखा है, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0, प्लस एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0। इंटरसेक्ट एट एन एंगल ऑफ क्वेश्चन मार्क। ये दोनों सर्कल एक दूसरे से किस एंगल पर, ठीक है ना, किस एंगल पे, है ना। आई एक्सपेक्ट कि सभी लोग पढ़ने पे दिमाग लगाएंगे, है ना, ठीक है, कि सर्कल दोनों एक दूसरे से किस एंगल पे इंटरसेक्ट करते हैं। अगर सर्कल किस एंगल पे इंटरसेक्ट करते हैं तो ये जानने के लिए तो दो चीजें चाहिए। तो हमारे को पहला C1 चाहिए, ठीक है ना। तो सेंटर 1 सेंटर 2, जल्दी जल्दी फिर से रेडियस 1 रेडियस 2 फटाफट से सोचना चालू करते हैं ताकि हमारे को पता रहे हमारे को भरना क्या है, ठीक है, फार्मूले में। जल्दी जल्दी बताओ, सेंटर 1 पहले का सेंटर, फर्स्ट का सेंटर, हाँ भाई, फर्स्ट का सेंटर सोचो जल्दी जल्दी। बिल्कुल सही जवाब ऋषभ, माइनस हाफ। दूसरे का सेंटर सोचो, माइनस हाफ प्लस का हाफ, सोच लिया। अब आ जाओ तो रेडियस 1 सोच लेते हैं। रेडियस 1 जी का स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर, 1/4 प्लस 1/4 माइनस कांस्टेंट के नाम पे 0, R2 1/4 प्लस 1/4, नीचे वाले में भी कांस्टेंट के नाम पे कुछ नहीं है, 0, ठीक है। तो यहां पे अगर देखा था तो इट इज 0। तो फिलहाल अगर देखा था रेडियस इज 1/√2 और यहां से भी देखा था दो सेकंड वाले की रेडियस इज ऑल्सो 1/√2। तो हमारे पास में सेंटर मिल गया, है ना। अब आते हैं फार्मूले पे। अब अपने को फार्मूला पता होना चाहिए। फार्मूला क्या है, कॉस थीटा। कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना याद है आपको, कॉस थीटा इज इक्वल टू डी स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर अपॉन 2R1 R2। डी क्या चीज है, इन दोनों के बीच की दूरी। अब इन दोनों के बीच की दूरी डी यहां निकाल लेते हैं, ठीक है, ठीक है। अगर डी की बात की जाए तो डी कितना आएगा वो सोचो। डी बराबर में हो जाएगा अंडर में ये माइनस ये माइनस ये माने 0 का स्क्वायर प्लस ये माइनस ये मतलब -1 का स्क्वायर, बोले तो 1। आप समझदार हैं, समझ जाएंगे, डिस्टेंस फार्मूला आप सबको पता ही है, ठीक है। चलिए फटाफट से भर देते हैं। डी की जगह पे 1 का स्क्वायर माइनस में ये 1/2, है ना, इसका स्क्वायर 1/2 अपॉन में 2 इंटू 1/√2 इंटू 1/√2। समझदार व्यक्ति समझता है ये कट गया सर, नीचे तो 1 हो गया, ऊपर सर 0 दिख रहा है सर मुझको, इसका मतलब जरूर थीटा सर 90 है, माने S1 एंड S2 आर ऑर्थोगोनल। सही है, इसका तो दोनों सर्कल एक दूसरे से 90 पे खड़े थे सर। बहुत आसान था ये तो, बस फार्मूला लगाना तो बन गया क्वेश्चन खड़क से ने। हाँ यही तो कमाल है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। ठीक है, अब यहां पर दो रिमार्क डालते हुए बात करते हैं। रिमार्क नंबर 1 फर्स्ट, ठीक है। आप अक्सर ये सुनेंगे 2 सर्कल्स आर ऑर्थोगोनल, लेकिन कभी कभी ऐसा भी सुन लेंगे कि लाइन एंड सर्कल आर ऑर्थोगोनल, ऐसा भी सुन सकते हैं। लाइन एंड सर्कल आर ऑर्थोगोनल, अगर कभी भी ये सुने ना लाइन एंड सर्कल आर ऑर्थोगोनल, ठीक है ना, देन समझ जाना कि लाइन इज नॉर्मल ऑफ सर्कल। समझ जाना भाई, लाइन जो है वो नॉर्मल है, क्योंकि नॉर्मल ही उसके सेंटर से पास आउट हो सकती है। सही है, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। बहुत ध्यान से एक एक बिंदु को समझते हुए चलना कि किसमें क्या स्टोरी हो सकती है, किसमें क्या स्टोरी हो सकती है। सेकेंड, ठीक है, इफ एंगल बिटवीन टेंजेंट इज थीटा, अगर कभी भी दो सर्कल के टेंजेंट के बीच का एंगल अगर थीटा हो, देन एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल इज ऑल्सो थीटा। एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल इज थीटा ऑल्सो, ठीक है। बहुत ध्यान से, छोटी सी चीज है लेकिन काम की बात है इसलिए लिख दी, ठीक है, काम आ जाएगी आपके, ठीक है। समझते हुए लिखते चलना।
कभी कभी हो सकता है, वैसे कभी यूज में ना है, लेकिन फिर भी पता रहेगा तो क्लैरिटी रहेगी कि स्टोरी है। अच्छा ठीक है, अच्छा अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है अपने पास में, सर्कल, a circle passes through origin and has its center at y equal to x. If it cuts x square plus y square minus 4x minus 6y plus का tan equal to 0 orthogonally then equation of circle is क्वेश्चन मार्क। अगर एक सर्कल जो है वो, ठीक है, अगर एक सर्कल जो है वो अगर ओरिजिन से पास आउट हो रहा है और उसका सेंटर अगर y इक्वल टू x पर है, ठीक है, तो सर्कल की क्वेश्चन क्या होगी। एक मिनट बेटा, क्या मांगा आपने? सेकंड वाला दोबारा बता दीजिए। अरे सेकंड तो कुछ भी नहीं है यार, देखो ऐसे समझो बेटा कि जैसे ये दो सर्कल है ना, ये दो सर्कल दिए हुए, ठीक है, इन दो सर्कल के टेंजेंट है, इनके बीच का एंगल अगर थीटा है, ठीक है ना, इनके बीच का अगर एंगल थीटा है, तो हम अगर भाई इसके टेंजेंट के बीच का एंगल निकालेंगे वो भी थीटा ही आएगा। हालांकि वो इसमें दिखेगा नहीं, है ना, लेकिन क्योंकि है ना ये खुद ही नॉर्मल दिख रहे हैं, वो मैंने डायग्राम ही ऐसा ले लिया, ठीक है। लेकिन अगर बाय द वे जैसे सपोज ये है, ठीक है, तो अगर भाई अपन इनके टेंजेंट के बीच का एंगल थीटा निकालेंगे ना, तो जिस दिन इनका नॉर्मल बनेगा, नॉर्मल यूज जाएगा इसके सेंटर से, इसका नॉर्मल जाएगा इसके सेंटर से, ठीक है। अब नॉर्मल कौन सा वाला है? पहले लास्ट की दो लाइनें, ठीक है, नॉर्मल बना लेना, ऐसे बना के देख लेना, ठीक है। नॉर्मल जो होगा वो इसके सेंटर से जाएगा और इसका नॉर्मल इसके सेंटर से जाएगा। ये एंगल भी थीटा ही हुआ अगर ये थीटा है, तो ये कह रहा हूं मैं, टेंजेंट के बीच का एंगल अगर थीटा है ना, तो उसके बीच का एंगल भी थीटा ही हुआ, है ना परिन, इस तरह, ठीक है। हाँ भाई समझो, आप जरा अगले इस क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं, ठीक है। हाँ भाई, क्वेश्चन क्या कहता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से समझने की चीज है, बहुत प्यारी सी बात करेगा। पहली बात, एक सर्कल जो है ना, पहला काम भाई, सर्कल के बारे में कोई आइडिया नहीं है, इसलिए मैं सर्कल मान लेता हूं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c। ये मैंने अपनी तरफ से सर्कल ले लिया, सही है। अच्छा, एक कंफर्म हो गया कि इसका, अगर किसी ने मुझसे इसका सेंटर मांगा तो सेंटर क्या होगा सोचो, -g माइनस एफ। इसका सेंटर तो ये होगा, सही बात है ना, इसका सेंटर क्या होगा? -g माइनस एफ, जिसके बारे में बात कर रहा है। अच्छा, ये लेकिन ये बोल रहा है कि सेंटर कहां पर है? y इक्वल टू एक्स पर, ठीक है। तो हम यहां पे लिख देते हैं इट लाइज ऑन y इक्वल टू एक्स। अगर y इक्वल टू एक्स है तो इसका मतलब -g इज इक्वल टू माइनस एफ भी होगा, माने हम g बराबर f देख रहे हैं, g इज इक्वल टू एफ हो गया। अगर g इज इक्वल टू एफ हो गया तो यहां से एक बात समझ में आ गई कि इसलिए जो सेंटर होगा ना, सेंटर -g माइनस एफ शोभा नहीं दे रहा। अब अपन बोल सकते हैं सेंटर -g -g हो गया, क्योंकि y और x बराबर है। तो पहली चीज ये समझ में आ गई कि सेंटर ये होना चाहिए क्योंकि y और x बराबर है। अच्छा, दूसरी बात ये कह रहा है कि अगर ये ऐसा है तो आप में से कईयों को ये भी समझ में आ जाएगा कि इसलिए सर्कल जो होगा उसकी शक्ल भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में 2gx प्लस में 2fy की जगह 2gy प्लस का c बराबर 0। अच्छा, दूसरी बात, ये किससे गुजर रहा है? ओरिजिन से गुजर रहा है। अगर ओरिजिन से गुजर रहा है तो c की वैल्यू 0 होनी चाहिए, क्योंकि ओरिजिन से गुजरता तो कांस्टेंट 0 हो जाता है। तो अगर कांस्टेंट 0 होता तो सर c भी हटाओ यहां से, बिल्कुल क्यों नहीं, ये लीजिए मैं यहां से c हटा देता हूं, क्योंकि वाकई में ओरिजिन से गुजर रहा है तो ऐसा ही होगा, तभी सेटिस्फाई करेगा, नहीं तो c अटक जाएगा अपना। अच्छा, तो इसका मतलब सर्कल इतनी दूर तक तो हमने कम कर दिया। अच्छा, साथ में इसने कहा है कि ये सर्कल हमारा S1 है, एक सर्कल और है हमारे पास S2 करके, वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 6y प्लस का tan इक्वल टू 0, जिसका सेंटर 2,3 है
जिसकी रेडियस 4 + 9 - 10, सही है, बोले तो √3 है। अब अगर ऐसा है तो कुछ छोटी छोटी चीजें याद आ रही है कि अगर ये ऐसा, तो ये अब ये कह रहा है, सरकार कह रही है कि ये सर्कल और ये सर्कल एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। माने तीसरी बात चली अब दिमाग में कि S1 और S2 ऑर्थोगोनल है। ऑर्थोगोनल है तो सर 2G1 G2 प्लस में 2F1 F2 बराबर में C1 + C2 को संतुष्ट करेंगे सर, ये तो सेटिस्फाई करेंगे। अगर वाकई में है तो करने चाहिए ना, हाँ यार करने तो चाहिए। तो 2G1 की जगह सर अपन, ठीक है, ऊपर से है ना 2 तो ठीक है, G1 की जगह इसका G ले लेते हैं, ठीक है, इसका G ले लेते हैं, क्या कहते हो आप, इसका सेंटर का है ना, इसका G सेंटर नहीं G, इसका 2GX से कंपैरिजन करने पे G की वैल्यू -2 आ रही है सर, प्लस में 2, इसका F तो सर G ही है, नीचे वाले का F सेंटर नहीं F, क्योंकि F सेंटर तो -F होता है, तो F हो गया सर -3। हाँ, और सर इसका C 0 है, ऊपर वाले का, नीचे वाले का C जो है ना सर, मुझे लगता है कि नीचे वाले का C सर 10 है सर। हाँ, तो इसका मतलब सर मुझे यहां से समझ में आ रहा है कि ये 2 तो कट जाएगा सर, और यहां से बच जाएगा -2G -3G मिलकर के -5G बराबर में 5 रह गया सर। इसका तो G की वैल्यू सर, G की वैल्यू मेरे हिसाब से -1 हो गई। ओके, अगर सर G की वैल्यू अगर सर -1 हो गई तो फिर तो सर्कल आ गया। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि नाउ S1 हमारे लिए G की जगह अगर -1 रखते हैं तो x² + y² - 2x - 2y = 0 आ रहा है। क्या कहते हो आप, -2x - 2y = 0 आ रहा है, एग्जैक्टली तो बस हो गया क्वेश्चन खत्म। सर इसमें रेडियस का कुछ यूज ही नहीं हुआ, हाँ नहीं हुआ तो क्या करें, बैठ गया मामला। तो सर्कल इज बेसिकली x² + y² - 2x - 2y रिक्वायर्ड सर्कल। ठीक है, आई थिंक ये वाली बात समझ में आ गई होगी आपको। ठीक है, अगले बढ़ जाए, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट क्या कहता है, नेक्स्ट, तो आई एक्सपेक्ट कि आपको ये कहानी तो पकड़ में आ गई भी, अच्छा ये स्टोरी ऐसे हो रही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में किसी ने दिया है, इफ लाइन के नाम पे क्या दे रखा है, लाइन के नाम पे दे रखा है 2x + y = b इज ऑर्थोगोनल टू x² + y² -2x - 2y = 0, देन b = क्वेश्चन मार्क। अगर ये लाइन जो है ये अगर ऑर्थोगोनल है, ठीक है ना, अगर ये ऑर्थोगोनल है तो फिर सर b की वैल्यू बताओ सर आप। ठीक है, तो फिर सर b की वैल्यू बता दो आप। ठीक है, कोई हमारे बीच में ऐसा तो नहीं है जिसको ये नहीं पता हो कि ये ऑर्थोगोनलिटी की कंडीशन है, सबको आइडिया तो है ना, क्योंकि पिछले पेज से कोई नहीं रहा हो तो फिर उसको तकलीफ हो जाएगी भाई, ये कि सर ये कंडीशन कहां से आ गई। ठीक है, तो कंडीशन अपने पास में था ही था। ठीक है, अच्छा अब जिस जरा क्वेश्चन को देखिएगा, क्वेश्चन के अंदर दे रखा है, ठीक है, कि लाइन जो है वो ऑर्थोगोनल है। अगर लाइन ऑर्थोगोनल है तो कहीं हमने बताया था कि लाइन अगर ऑर्थोगोनल होती तो लाइन उसका नॉर्मल होगा। यस एग्जैक्टली हरिद्र, तो लाइन नॉर्मल है। अगर नॉर्मल है ना, एज लाइन इज ऑर्थोगोनल टू सर्कल इंप्लाइज लाइन इज नॉर्मल। लाइन क्या है, नॉर्मल है, इंप्लाइज इट विल पास फ्रॉम सेंटर। इसका मतलब ये सेंटर से गुजरेगी, और इसका सेंटर सर, अब पहली बात तो ये, और दूसरी बात ये कि मुझे ये पता है सर्कल हमारा x² + y² -2x - 2y = 0 है, तो पक्की बात सर मैं समझता हूं इसका सेंटर तो सर 1,1 होगा। और अगर ये 1,1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो 2 × 1 + 1 2x + y = b होगा। इसका तो b की वैल्यू सर सुंदर सी 3 आ जाएगी सर। हाँ, तो b की वैल्यू 3 हो जाएगी। क्या आप मेरी बात समझ गए? यहां तक की बात तो पकड़ में आई गई होगी। ठीक है,
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत सिंपल बात है, लेकिन पता हो तो ही आंसर आएगा, नहीं तो साइड से निकल जाएंगे अपन, है ना। ऐसा क्वेश्चन के तो बड़े ध्यान से एक एक बात को समझते चलना कि क्वेश्चन कैसे बात कर रहा है, क्या बात कर रहा है, कितनी बात कर रहा है, फिर उसके हिसाब से आप रिएक्ट करना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फटाफट से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है टू गिवन सर्कल्स, टू गिवन सर्कल्स कौन कौन से? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, प्लस में दे रखा है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, एंड दूसरी तरफ दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई वाई, ई वाई, ई वाई प्लस एफ इक्वल टू 0। ठीक है, विल इंटरसेक्ट, विल इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनली, ऑर्थोगोनली। ठीक है, देन फाइंड कंडीशन। अगर ये दोनों एक दूसरे को ऑर्थोगोनली, है ना, इंटरसेक्ट करते हैं तो क्या कंडीशन रही होगी सर? किस कंडीशन पे ये ऐसा करेंगे सर? ठीक है, कब ऐसा करेंगे सर? अच्छा देखो, अगर बाय द वे कोई हमसे बात करता है भाई ये दोनों एक दूसरे को ऑर्थोगोनली कट करते हैं, तो मेरे को इस सर्कल का कंपैरिजन करके कोई मेरे को G1 और F1 की वैल्यू बता दे। मैंने सेंटर नहीं मांगा, मैंने G1 F1 मांगा। आई एक्सपेक्ट कि आप अभी भी समझते हैं कि सेंटर माइनस G1 माइनस F1 होता है और G1 F1 सीधा कंपैरिजन में आता है। तो G1 और F1 की वैल्यू बता दे। दूसरा, मुझे कोई बच्चा G2 और F2 की वैल्यू बता दे। ठीक है, तो शायद काम बन जाएगा। हाँ भाई, सोच लिया आप लोगों ने? G1 F1, अगर मैं इसका कंपैरिजन, ठीक है, अगर मैं इसका कंपैरिजन इस सुंदर सी लाइन से कर देता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में 2G1x प्लस में 2F1y प्लस में C1 बराबर 0 से, अगर मैं इसका कंपैरिजन इस सुंदर लाइन से कर देता हूं, ठीक है, तो मेरे को लगता है कई बच्चे समझ जाएंगे कि सर G1 की वैल्यू सर a/2 है और F1 की वैल्यू सर b/2 है। क्या कहते हो, है ना? और दूसरे वाले के अंदर सर अगर मैं इसी का कंपैरिजन G2 से कर देता हूं, तो G2 के नाम पर सर ये d/2 और e/2 है सर। तो सर अपने पास में अगर याद हो तो सर एक कंडीशन पड़ी है, क्या कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनलिटी थी? कुछ क्या थी कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनलिटी? कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनलिटी थी 2G1 G2 प्लस में 2F1 F2 इज इक्वल टू C1 प्लस C2। और क्या? तो अपन बढ़ा देते हैं भाई, 2G1 की जगह कितना a/2 इंटू G2 की जगह कितना d/2 प्लस में 2F1 की जगह कितना b/2 और इसकी जगह e/2 इज इक्वल टू में C1 और C2 की जगह C प्लस F। सही है, कटे कटे, सही है। फिलहाल हमारे पास आ गया AD प्लस BE इज इक्वल टू में 2C प्लस 2F। सही है भाई, 2C प्लस 2F। क्या हमारी कोई बात समझ में आ रही है? क्या क्वेश्चन में ये वाली बात समझ में आ गई? आई थिंक कंडीशन मिल जाएगी आपको, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, दिस इज रिक्वायर्ड कंडीशन, रिक्वायर्ड कंडीशन। ठीक है, यही आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। सही है, आगे बढ़ जाते हैं तुरंत, एक सेकंड भी व्यर्थ गंवाए बगैर। ठीक है, क्वेश्चन में है अगला, इफ सर्कल्स ऑफ सेम रेडियस, सर्कल्स ऑफ सेम रेडियस A and centers at 2,3 and 5,6 cut orthogonally, ठीक है, then A is equal to question mark. If circle of the same radius and this cut this,
अब देखो सामने वाले ने पहली बार हमारे को सेंटर दिया है। अगर किसी ने हमको सेंटर दे दिया, ठीक है ना, तो जो हमारा पहला सर्कल होगा वो हो जाएगा x-2 का होल स्क्वायर प्लस में y-3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। और दूसरा सर्कल जो होगा, अगर सेंटर पता है 5 और 6, तो y-6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर होगा। और ये दोनों की दोनों सेंट्रल फॉर्म है, याद आया। और मैंने एक बात लिखी थी कि सेंट्रल फॉर्म अगर हो तो फिर हम 2g1 g2 का यूज करने से बचते हैं, याद आया। अगर ऐसा है तो हमारे को यहां पर यूज करना चाहिए किसको, याद होना चाहिए r1 का स्क्वायर प्लस में r2 का स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर। ये कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनलिटी हो गई, याद है, कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनलिटी। अगर ऐसा है तो चलो लग जाते हैं। अब सर r1 लाओगे कहां से, अरे r1 तो अपना a है, r2 भी है। अरे अरे सर ये तो बहुत आसान है, मतलब ये रेडियस तो दोनों की है, तो ये तो a स्क्वायर हो गया, ये भी a स्क्वायर हो गया। d क्या चीज है, d दोनों सेंटर के बीच की दूरी है, तो दोनों सेंटर के बीच की दूरी 5 - 2 का स्क्वायर प्लस में 6 - 3 का स्क्वायर का स्क्वायर, क्योंकि d का स्क्वायर होगा। तो आपने सभी को दिख गया, उधर हो गया सर 2a स्क्वायर बराबर में कितना, सर ये 9 हो गया है और ये 9 हो गया है सर, 3√2 का स्क्वायर हो गया सर, 3√2 का स्क्वायर, 3√2 का स्क्वायर इज 18, तो a इज इक्वल टू +-3। क्या मेरी बात समझ में आ गई, है ना, है ना, है ना, है ना, है ना, है ना, है ना। ओके चलो अगले पॉइंट पे बात करते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या कहता है, रेडी, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए, आई थिंक यहां तक की बात तो समझ में आएगी। अब थोड़ा थोड़ा आप में से कई लोगों को स्ट्राइक करने लग गया है, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में दिख रहा है सर्कल S passes through point 0,1 and is orthogonal to circle x-1 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 16 एंड x square plus y square is equal to 1, then option number 1 radius is equal to 8, ठीक है। ऑप्शन 2 radius is equal to 7, ठीक है। सी सेंटर, मतलब ये सब नए सर्कल का सेंटर है, सेंटर -7,1 और डी ऑप्शन इज सेंटर -8,1। दिस इज ऑल फॉर सर्कल एस, ठीक है भाई, दिस इज ऑल फॉर सर्कल एस। हाँ भाई, करे भाई इस पे बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। एक सर्कल एस है जो कि 0,1 से गुजरता है और इन दोनों सर्कल से ऑर्थोगोनल है। एक सर्कल एस है जो ऐसा करता है, वो 0,1 से गुजरता है और इन दोनों सर्कल के परपेंडिकुलर है। तो पहला काम, लेट सर्कल एस इज x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस में 2gx प्लस में 2fy प्लस में c इक्वल टू 0, और ये पास हो रहा है किससे, 0,1 से। तो भाई सेटिस्फाई करेगा। अगर सेटिस्फाई करेगा तो हम x की जगह 0 और y की जगह 1 रख लेते हैं, तो हमको पता चलेगा 0 फिर 1 प्लस यहां 0, ठीक है ना, और फिर यहां पे 2f प्लस सी बराबर 0 आ गया। इससे हमें पता चला कि 2f प्लस सी इज इक्वल टू -1। एक चीज आई, हमने डब्बे में बंद कर दी, जरूरत पड़ेगी तो खोल देंगे डब्बा। यहां तक की तो बात होगी। अब अगर क्वेश्चन के अंदर चलते हैं तो हमको क्वेश्चन में थोड़ा और आगे चलना चाहिए। सेकंड के ऊपर बात करते हैं। सेकंड पॉइंट कहता है कि सर्कल जो है, ये वाला जो सर्कल एस है और जो ये वाला सर्कल सेकंड सर्कल है, ठीक है, ये वाला सर्कल को है ना, ये सर्कल को मैं S1 नाम दे देता हूं।
और इस सर्कल को मैं S2 नाम दे देता हूं, है ना, S परपेंडिकुलर S1, ये दोनों भी परपेंडिकुलर है। अगर दोनों परपेंडिकुलर हैं तो फिर पक्की बात है 2G1 G2 को सेटिस्फाई करेगा, तो 2। अब मैं इसको देख करके हैरान हूं थोड़ा, ठीक है, तो मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा S1 को समा के लिखना चाहूंगा। S1 मैंने लिखा जान करके एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ठीक है ना, प्लस वाई स्क्वायर, है ना, और अच्छे से लिखता हूं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 बराबर 0, ठीक है। और हमारा ये सर्कल और ये सर्कल एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो 2G1 G2 प्लस में 2F1 F2 इज इक्वल टू में C प्लस C1 प्लस C2, ये भरना है मेरे को। अब मैं इससे G उठा रहा हूं कि G1 की वैल्यू G ही है ना, इससे G को उठाया तो जैसे ही मैं 2GX से कंपैरिजन करूंगा तो 2GX से कंपैरिजन करते ही G1 की वैल्यू -1 आ जाएगी। फिर मैं F की जगह F उठाऊंगा, इधर Y का कोई टर्म ही नहीं है इसलिए F2 की वैल्यू 0 आएगी, इधर Y का कोई टर्म ही नहीं है इसलिए F2 की वैल्यू 0 आएगी। अब आते हैं इसका C है और इसका C माइनस का 15 है, तो मैंने एग्जैक्ट उठा लिया। तो फिलहाल मुझे जो दिख रहा है वो दिख रहा है माइनस का 2G इज इक्वल टू में C माइनस 15, कुछ काम का लगा, मैंने कहा डब्बे में पैक करो भाई। अब मेरे पास में दो बातें निकल के आ गई हैं, एक तो G और C और F के बीच में एक रिलेशन मिलने लग रहा है। मैंने कहा चलो एक और काम करते हैं, अभी भी एक और टर्म बाकी है, तो तीसरे में उतरे हम। S परपेंडिकुलर है S2 के भी, अगर इसके भी परपेंडिकुलर है तो मुझे क्या सूझता है, वही 2G1 है ना G2 प्लस में 2F1 F2 इज इक्वल टू में C1 प्लस C2, ये तो स्ट्राइक करेगा। अब इसका G तो G ही है और इसका F F ही है। हम इस वाले सर्कल का, इस सर्कल का G, इसमें X और Y का टर्म ही गायब है, तो यहां भी 0 यहां भी 0 दिख रहा है, क्योंकि यहां X और Y का टर्म नहीं है इसलिए मैंने F की G1 की जगह 0 और सॉरी G2 की जगह 0 और F2 की जगह 0, दोनों में 0 भर दिया। और यहां C का टर्म पे -1 है, हमारा वाला C ही है, तो फिलहाल मुझे यहां से सुंदर से C की वैल्यू 1 मिल गई। C की वैल्यू 1 मिली और मेरे चुटकी में सारा काम हो गया। देखो C की वैल्यू 1 मिलते ही, ठीक है ना, अब मैं कह सकता हूं, इसीलिए अब मैं कह सकता हूं -2G, C की जगह पे 1 रखते ही 1 - 15, एक्सपेक्टेड है कि G की वैल्यू 7 आ गई। सही है, G की वैल्यू 7 आ गई। अब G की वैल्यू 7 आई, साथ साथ में C की वैल्यू 1 में उठा करके इसमें रखता हूं, फर्स्ट वाले में, तो यहां से भी समझ में आ जाएगा कितना 2F प्लस 1 बराबर में यहां से कितना आ रहा है -1, ठीक है, तो मेरे पास में ये -2 हो जाएगा, तो F की वैल्यू -1 आ गई। सही है, सोचते चलो जल्दी जल्दी, एक्सपेक्टेड सोच लेना, बहुत जल्दी जल्दी सोचना है, एक एक चीज सही सही सोचनी है, गलती हुई और खत्म हो जाएंगे अपन, है ना, थोड़ा ध्यान से देख रहे चलो। अब अगर ऐसा है तो फिर हमको क्या क्या देना है, ऑप्शन में रेडियस देनी है और सेंटर देना है। अब मेरा सेंटर अगर देखा जाए तो सेंटर भैया हमारी नजर में तो होता है -G, -F, इसलिए सेंटर होगा -7,1 और -7,1 माने सी ऑप्शन सही हो गया। तो पहले तो सी ऑप्शन को उठा लेते हैं अपन, ठीक है। अब आते हैं लास्ट वाले ऑप्शंस पे, रेडियस पे। अगर किसी ने बात करी रेडियस की, तो रेडियस क्या होती है, अंडररूट में G² प्लस F², G का स्क्वायर इज 7 का स्क्वायर, F का स्क्वायर इज -1 का स्क्वायर, पीछे -C की वैल्यू इज 1, तो ये और ये तो कट ही गया, तो मैंने आंसर इज 7। तो रेडियस इज बेसिकली 7, माने ऑप्शन बी इज ऑल्सो करेक्ट, तो आंसर इज BC। ठीक है, एज एक्सपेक्टेड, क्या आप में से कई लोगों को ये कहानी पकड़ में आ गई होगी, ठीक है। एडवांस 14, ठीक है, ध्यान से समझने लायक चीजें। ओके चलिए अगले क्वेश्चन में बात करेंगे, ठीक है। यहां तक की बात तो हो ही गई। रेडी?
अच्छा, यहां तक ये तो बात पकड़ में आएगी। मैंने एस की इक्वेशन कैसे लिखी है? चित्रांग मुर्दिया टॉपर ऑफ दिस ईयर। किस चीज का? तो 10 साल पुरानी कहानी है चित्रांग मुर्दिया भाई। चले आगे नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर चर्चा करते हैं, अगला। ठीक है, अगला पॉइंट ये तो हो गया हमारा ऑर्थोगोनलिटी की बात। ठीक है, अगले पॉइंट पे चर्चा करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आ जाइए फटाफट से, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? ठीक है, हाँ भाई, नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज रेडिकल एक्सेस। रेडिकल एक्सेस एंड रेडिकल सेंटर। ठीक है, रेडिकल एक्सेस एंड रेडिकल सेंटर। ठीक है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन नंबर 1, फटाफट से इसकी फर्स्ट डेफिनेशन लिख लें। तो फर्स्ट डेफिनेशन कहती है रेडिकल एक्सेस ऑफ टू सर्कल्स, रेडिकल एक्सेस ऑफ टू सर्कल्स। ठीक है ना भाई, रेडिकल एक्सेस ऑफ टू सर्कल इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट, is the locus of a point, locus of a point, ठीक है, of a point, ठीक है, whose power of point with respect to two circle is equal, whose power of point with respect to both circles इज इक्वल। ठीक है, हालांकि ये डेफिनेशन बिल्कुल भी पसंद नहीं करते लोग, लेकिन सेकंड डेफिनेशन काफी पसंद करते हैं। ठीक है ना, इट इज रेडिकल एक्सेस इज लोकस ऑफ पॉइंट्स फ्रॉम विच लेंथ ऑफ टेंजेंट to both circles are equal। ये ज्यादा पसंद करते हैं। एक ऐसे पॉइंट की बात करते हैं, हाँ मैंने कहा ना 10 साल पुराना है वो, एग्जैक्ट 10 साल, 10 ईयर्स तो बोला मैंने, 2014 में था वो टाइम इज ओवर। ठीक है, अगर देखा जाए तो इसकी बात करते हैं, तो रेडिकल एक्सेस की अगर बात करी जाए तो रेडिकल एक्सेस में लेंथ ऑफ टेंजेंट जो है दोनों सर्कल का, वो दोनों तरफ से बराबर है। ठीक है, ओके, नाउ व्हाट, क्या समझाना चाह रहे हैं सर? ये सर जी ये समझाना चाह रहे हैं कि जैसे सपोज करो एक सर्कल ये रहा और एक सर्कल ये रहा, दो सर्कल। ठीक है, हमको अगर बाय द वे सपोज करो कि जैसे कोई भी दो सर्कल ऐसे दिए हुए थोड़ी सी डिस्टेंस पे, ठीक है, अगर ऐसे दे रखे हैं तो हम किसी एक ऐसे पॉइंट की कल्पना कर रहे हैं जहां से हमने, है ना, जहां से मतलब हम एक एक्चुअल में क्या ना, बेसिकली हम क्या सोच रहे हैं, हम ऐसा सोच रहे हैं कि ये सपोज करो ये पॉइंट है। ठीक है, ये सपोज करो कि ये एक ऐसी लाइन है जिसका हर पॉइंट ओपन हो गया हमारे लिए, जिसका हर पॉइंट क्या हो गया, ओपन हो गया, ओपन। ठीक है, जैसे कैसे समझो जरा, मान लो अगर मैं इसके किसी भी पॉइंट से, है ना, यहां पर टेंजेंट डालता हूं और यहां पर टेंजेंट डालता हूं, ठीक है, तो मेरे को पता चलता है कि ये जगह से ये जगह तक की लंबाई, ये लंबाई और ये लंबाई बराबर आई, दोनों तरफ से लंबाई बराबर। अब मैं नीचे आया, मैंने कहा नीचे से यहां से डालेंगे टेंजेंट। अगर मैंने यहां से टेंजेंट डाला इस पर और यहां से टेंजेंट डाला इस पर, ठीक है, यहां से टेंजेंट किस पर डाला, इस वाली लाइन पर, इस वाले सर्कल पर। अगर मैं यहां से टेंजेंट डालता हूं तो ये टेंजेंट ऐसा, ठीक है ना, अब ये यहां से यहां तक की लंबाई और यहां से यहां तक की लंबाई, ये दोनों लंबाई बराबर निकली। मैंने कहा चलो थोड़ा नीचे और चलते हैं यार, ऐसी क्या बात कह दी, है ना, यहां से टेंजेंट डाला, फिर मैंने इस जगह से टेंजेंट डाला, पता चला ये यहां से यहां तक की जो लंबाई है, ये जो लंबाई और ये वाली जो लंबाई, ये दोनों लंबाई बराबर आ गई। ग्रेट। अच्छा, अब हम और नीचे आए, हमने यहां से टेंजेंट डाला और इस जगह से टेंजेंट डाला, पता चला ये जो लंबाई आ रही थी और ये वाली जो लंबाई आ रही थी, ये दोनों लंबाई बराबर है। मतलब हम इस पे परेशान हो गए, हम एक एक, ठीक है, अगर एक पॉइंट की बात की जाए, हम इसके हर पॉइंट पे जा करके टेंजेंट खींच के देख लिए, हर बार लंबाइयां सेम आती थी। कौन सी लंबाई? टेंजेंट की लंबाई।
इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट की दूरी, इस पॉइंट से लेकर के सॉरी इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट से लेकर के ये पॉइंट की लंबाई, ये √S1 कहलाएगी क्योंकि ये पहले सर्कल पर है, और ये √S2 कहलाएगी ये दूसरे सर्कल पे, और बराबर निकली। फिर हम नीचे आए इस पॉइंट से, पॉइंट नया है, पॉइंट को उठा करके सर्कल में रखा, ये जो लंबाई आई यहां तक की और ये जो लंबाई है यहां तक, ये बराबर निकली, ये लंबाई और ये लंबाई बराबर निकली। ऐसे ही सेम वे अगर देखा जाए ये लंबाई और ये लंबाई बराबर निकली। हर बार हमारे को तो हैरानी रही कि यार हर बार टेंजेंट की लंबाई कैसे बराबर आ गई। तो हमने एक ऐसे ना जो पॉइंट थे ना सबका डॉट 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 एक्यूमुलेट कर लिया। जैसे हमने डॉट 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 एक्यूमुलेट करा, हमारे को पता लगा ये तो कमाल हो गया। हर पॉइंट ऐसा बैठा है कि उसके इस लाइन पे हर पॉइंट इस तरह से फिक्स्ड है कि वो एक ही प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है कि इधर टेंजेंट डालो इधर टेंजेंट डालो, दोनों तरफ लंबाइयां बराबर आती है। तो ऐसे पॉइंट्स को जो सेम प्रॉपर्टी के थे उनको जब हमने इकट्ठा करा तो जो डॉट डॉट मिला वो लोकस बना, और उस लोकस का नाम पड़ा आर ए, रेडिकल एक्सिस। ठीक है, तो फिलहाल इतनी गहराई में जाने की बजाय सर सीधी सी बात है, तो कहने का मतलब ये कि हम यहां से पॉइंट नंबर 2 पे उतरते हैं डेफिनेशन के बाद, सेकंड पॉइंट पे। ठीक है, सो रेडिकल एक्सिस फॉर रेडिकल एक्सिस फॉर, ठीक है, √S1 बराबर में √S2 होगा। हाँ, इसका मतलब S1 बराबर S2 होगा। हाँ, इसलिए S1 माइनस S2 इक्वल टू 0 ये होगा। हाँ, और ये जो S1 माइनस S2 करोगे ना, तो जैसे आप एक सर्कल में से दूसरा सर्कल घटाओगे आपके पास एक लाइन की इक्वेशन आ जाएगी, और वो लाइन यही वाली लाइन है, यही वाली लाइन होगी। तो याद रखना S1 माइनस S2 इज रेडिकल एक्सिस फॉर व्हाट, फॉर S1 एंड S2। ठीक है, क्योंकि इसकी बिगिनिंग की लंबाई के बराबर करने से हुई है। तो पॉइंट नंबर 2 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि दिस इज रेडिकल एक्सिस फॉर x1 एंड x2। इसको संभाल के लिखते हैं। ठीक है, चलिए 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 आगे बढ़े, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर चर्चा करते हैं। अगला पॉइंट, ठीक है, अगले पॉइंट पे चलते हैं बस, लेकिन एक छोटा सा क्वेश्चन करते हुए। शानदार सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है, इफ टू सर्कल्स आर S1 x² प्लस y² प्लस 2x माइनस 3y माइनस 11 इक्वल टू 0, एंड S2 के नाम पे दूसरा सर्कल दे रखा है x² प्लस y² इज इक्वल टू 4, फाइंड रेडिकल एक्सिस। फाइंड रेडिकल एक्सिस, भाई फाइंड रेडिकल एक्सिस। अगले ने जैसे रेडिकल एक्सिस मांगी, हमारा एक सिंपल सा काम करना है, हमारा एक सिंपल सा काम है ना। हाँ 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 हाँ, अभी आपको बहुत कुछ समझ में आएगा, चिंता ही मत करो। अब रेडिकल एक्सिस के टाइम पे क्या करना है ना, तो हमारे को बस इतना सा लिखना है कि रेडिकल एक्सिस इज S1 माइनस S2 इक्वल टू 0। घटा दो सर इसमें से, लो इसे घटा देते हैं, माइनस माइनस खटखट खटखट। ठीक है, यहां से क्या कॉपी होगा, 2x कॉपी हो गया सर, यहां से 3y कॉपी हो गया, 2x माइनस 3y कॉपी हो गया, और सर ये -11 में से प्लस का 4, याद है ना, ये 4 पहले उधर जाएगा, ये 4 पहले उधर जाएगा, माइनस का 4 बनेगा, और तब तक ये प्लस हो जाएगा, घटाते तो साइन बदलते हैं, तो प्लस का 4, तो -7 इक्वल टू 0। माने ढंग से लिखा जाता है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 7 इज रेडिकल एक्सिस। सही है, ध्यान से सोचना, ध्यान से गलती से भी गलती मत कर देना, ध्यान से जल्दबाजी नहीं, है ना। ये -4 उधर जाएगा, फिर साइन बदलेगा, तो ये प्लस का 4 हो जाएगा, और फिर -11 में प्लस का 4 माइनस का 7 दे देगा, है ना। छोटी छोटी तो संभाल लेंगे, है ना। ये हो गया एक काम, ठीक है। अब इसके बाद करते हैं पॉइंट नंबर 33 पे बात। तीसरा पॉइंट, हर पॉइंट इंपॉर्टेंट, अब जो भी पढ़ाऊंगा, ठीक है, हर पॉइंट एक क्वेश्चन ही है ना। अच्छा, अब ये क्या स्टोरी है सर, है ना। सेकंड चीज जो हमसे पूछी जा सकती है, दैट इज स्लोप ऑफ रेडिकल एक्सिस। स्लोप ऑफ रेडिकल एक्सिस, स्लोप ऑफ रेडिकल एक्सिस, पॉइंट टू पॉइंट मिला के खेलना बेटा, ठीक है। स्लोप ऑफ रेडिकल एक्सिस, है ना, गलती से भी कोई गलती नहीं करनी हमने को। एक छोटू सर्कल, है ना, एक और छोटा सर्कल, इसको लेके अपन यहां साइड में लगा लेते हैं, स्लोप ऑफ रेडिकल एक्सिस, ठीक है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ये लो, ये अपनी रेडिकल एक्सिस, ठीक है। इसके लिए अब दूसरा काम करते हैं, ठीक है ठीक है ठीक है। इधर सेंटर टू सेंटर ज्वाइन कराते हैं लाइन,
ठीक है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। स्लोप ऑफ रेडिकल एक्सिस। अब स्लोप ऑफ रेडिकल एक्सिस को समझने के लिए बड़ा सिंपल सा एक फैक्ट पकड़ के चल रहे हैं कि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बड़ी मजेदार सी बात पता चलेगी कि जो रेडिकल एक्सिस होती है ना, वो हमेशा सेंटर टू सेंटर ज्वाइन करने वाली लाइन के परपेंडिकुलर होती है। तो यहां पर पहला कंसेप्ट, रेडिकल एक्सिस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू लाइन ज्वाइनिंग सेंटर्स। क्यों क्यों क्यों, किस लिए सर, किस लिए किस लिए किस लिए किस लिए? ठीक है, ये कैसे ये कैसे ये कैसे सर, है ना? कहीं पे भी अपन एक काम करते हैं ना, पहले एक परपेंडिकुलर डालते हैं। ठीक है, यहां से एक परपेंडिकुलर, ये टेंजेंट डाला, टेंजेंट टेंजेंट डालते ही 90 हुआ ना बेटा, ये 90 होगा। हाँ या ना, हाँ ये 90 होगा। अच्छा अच्छा अच्छा, ये परपेंडिकुलर प्रूफ कैसे करें? एक मिनट, मैं आपकी तरफ बढ़ता हूं। इसको परपेंडिकुलर कैसे प्रूव करें यार, कैसे प्रूव करूं इसको परपेंडिकुलर? कोई बच्चा बता सकता है मेरे को कि इसको परपेंडिकुलर कैसे प्रूव करा जाए? क्या कहते हो तुम लोग? इसको सर ऐसे प्रूव कर देंगे सर परपेंडिकुलर, क्या कहते हो आप? सोच के बताओ कैसे परपेंडिकुलर प्रूफ करें यार? परपेंडिकुलर है, दिखती तो है सर, दिख तो बहुत अच्छे से रही है सर, ये परपेंडिकुलर ही होगी सर, लेकिन प्रूव कैसे करेंगे सर? ऐसे कॉन्ग्रुएंसी से? हाँ, कॉन्ग्रुएंसी से प्रूफ तो कर सकते हैं। शुभम तो कह रहा है, बिल्कुल सही बात तो बता रहा है कि अगर कॉन्ग्रुएंसी से प्रूफ कर सकते हैं। मैं भी कुछ कॉन्ग्रुएंसी जैसा ही सोच रहा हूं, बट कैसे कंफर्म करके दें कि ऐसा होगा ही होगा। कॉन्ग्रुएंसी से तो बहुत हद तक हो जाएगा, लेकिन देखो अब आप कहोगे अगर स्लोप परपेंडिकुलर है तो स्लोप परपेंडिकुलर तो आप ऑलरेडी बोल चुके हो ना, मतलब आपने अगर m1 m2 -1 बोल दिया तो आप तो उल्टा प्रूव करने की बजाय कंफर्म कर दिए। टेंजेंट कहां से डालें? एक काम करते हैं, यहां से डाल देते टेंजेंट, इस जगह से जहां ये जोड़ रहा है, इधर से टेंजेंट डाल देते हैं। क्या कहते हो तुम लोग? अगर आपने ये टेंजेंट डाल दिए दोनों पे, तो पहली बात तो ये रेडियस 1 है, सोच लो, ये रेडियस 2 है, सोच लो, हाँ है ना? ये √S1 है, ये √S2 है, सोच लो, सोच लिया? अच्छा, ये तो सर 90 है, कंफर्म? क्या ये 90 है? हाँ सर, ये भी 90 है। क्यों क्यों 90 है सर? क्योंकि सुनते हैं ऐसा ऐसा सुनते हैं क्या क्या सुनते हैं कि ये सुनने में आता है कि सर टेंजेंट जो होते हैं वो हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं सर। तो सिमिलैरिटी तो है सर, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा क्या? ये लाइन और वो लाइन परपेंडिकुलर हो जाएगी, ये कैसे कंफर्म कर दें? सोचो 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 सोचो, मतलब S1 S2 पाइथागोरस वाली फीलिंग तो आ रही है, परपेंडिकुलर वाली बात सोचो। अगर सोचते हो तो जल्दी सोच लेना। सेंटर से इसके पैरेलल एक लाइन कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। ओके, कर लिया। फिर ना 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 ना, तुम मेरे को अभी जवाब नहीं दे रहे हो, सोच सोच के जवाब दो कि यार इसका 90 पे प्रूफ करना है कि लाइन हमेशा 90 पे ही रहेगी, कैसे कंफर्म करें ऐसा? ये हमेशा 90 ही बनाएगी। ना ना, इससे तो कहां प्रूफ हो रहा है? 90 तो प्रूफ ही नहीं हो रहा, मतलब लाइन 90 बनाएगी, ये कहां प्रूफ हो रहा है? देखो मैं तो बैठ गया आराम से। हाँ, नहीं सोच पाए ना, बस ये हुई ना बात, सर सोच नहीं पाए, खत्म होगी बात। अब यहां जैसे आपने ये बात कह दी ना कि सर मैं नहीं सोच पा रहा, आप ही सोच लो जो सोचना है, तो मैं सोच लूंगा अकेला। एक दिन ऐसा आएगा कि बंधु ये दोनों सर्कल कभी तो ऐसा भी होगा जब टच करेंगे, कभी तो करेंगे ना, कभी तो टच भी करेंगे, तब क्या रेडिकल एक्सिस नहीं होगी? तभी तो होगी रेडिकल एक्सिस, होगी या नहीं होगी? एक दिन ऐसा भी तो आएगा जिस दिन ये टच करेंगे तब भी तो रेडिकल एक्सिस होगी। और रेडिकल एक्सिस भैया जो भी रेडिकल एक्सिस होगी, अगर आप इसको मिलाते हैं ना, तो ये तो सर सेंटर टू सेंटर को मिलाने वाली लाइन हो गई। हाँ, और हमारा जो रेडिकल एक्सिस होगा वो यहां से यूं गुजरेगा। हाँ, यूं गुजरेगा ना, कभी तो ऐसा भी होगा। हो गया प्रूफ, खत्म हो गई बात। आप ध्यान से सोचो, राइट एंगल आ गया, राइट एंगल, गारंटेड राइट एंगल आ गया। सोचो ना, कोई तो दिन होगा। क्या राइट एंगल कहां से आ गया? कौन राइट एंगल आ गया सर? क्या बात करते रहते हो? अरे बेटा, टेंजेंट 90 पे काटते हैं, तो इधर 90 इधर 90, राइट एंगल हो गया।
तभी ये टेंजेंट, तभी ये रेडिकल एक्सिस होगी। हाँ क्यों नहीं होगी रेडिकल एक्सिस, सब मस्त रेडिकल एक्सिस। तो फिलहाल अपन मुद्दे पे रहते हैं ना। वापिस लाओ वापिस लाओ, है ना। इसको हटा लेते हैं, इसको हटा लेते हैं, इसको हटा लेते हैं, इसको हटा लेते हैं, इसकी जरूरत नहीं है, इसको हटा लेते हैं, इसको हटा लेते हैं, इसको वापस लाते हैं, इसको हटा लेते हैं, इसको हटा लेते हैं। अरे ये तो जिएगा साथ में, हटेगा ही नहीं, जान दे। ठीक है, ये हटा लेते हैं, ये हटा लेते हैं, ठीक है, ये हटा लेते हैं, ये हटा लेते हैं। ठीक है, इन दोनों को रहने दो। हाँ क्या कह रहा था मैं, स्लोप ऑफ रेडिकल एक्सिस ना, अपन तो मुद्दे पाते हैं वापस। हमारा इसका सेंटर इज -G1 -F1 होगा, इसका सेंटर इज -G2 -F2 होगा, होगा सर। तो इस लाइन की स्लोप पता चल गई, C1 C2 की स्लोप पता चल गई। तो इसका मतलब ये कि स्लोप ऑफ C1 C2, स्लोप ऑफ C1 C2 सर, ये तो मैं यूं बता देता हूं, क्या होगी, y2 - y1 -F2 प्लस का F1 अपॉन में -G2 प्लस का G1। ओके, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो इसीलिए स्लोप ऑफ रेडिकल एक्सिस अगर कोई पूछे तो दैट इज, इसको पलट देना और माइनस आगे लगा देना। तो जैसे आप इसे पलटेंगे तो ये हो जाएगा G1 - G2 अपॉन में F1 - F2 और बाहर आ जाएगा माइनस। एक्सपेक्टेड है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। और अपन जल्दी से आगे चलते हैं क्योंकि हमने अपना अच्छा खासा समय दे दिया इसकी काफी सारी बातों को सोचने में। सही है, सही है, ऐसे हो गया, टन टन अंदर नहीं होगा रे। ठीक है, अच्छा ये वाली बात पकड़ में आ गई, ये इसका स्लोप होगा, बहुत कम यूज में आता है, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जल्दी से चौथे पॉइंट पे चलेंगे। फोर्थ पॉइंट, रेडी, फोर्थ पॉइंट पा जाओ जल्दी से, फोर्थ पॉइंट। ठीक है, अब मेरे से प्रूफ करने के दौरान एक कमाल की बात हो गई। क्या, व्हेन टू सर्कल्स इंटरसेक्ट्स, ठीक है, रेडिकल एक्सिस इज कॉमन टेंजेंट। अरे सर तभी लग रहा था मेरे को तभी लग रहा था, ये मैं तभी आपको बार बार कह रहा था सर ये देखा देखा सा है। हाँ सभी कह रहे थे, जब भी दो सर्कल एक दूसरे से इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है, जब भी दो सर्कल एक दूसरे से इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है ना, तो आपको पता होना चाहिए उस केस में रेडिकल एक्सिस जो होती है, ठीक है, वो उनकी कॉमन टेंजेंट बन जाती है। ठीक है, वो उनकी कॉमन टेंजेंट बन जाती है, ये कॉमन टेंजेंट हो जाएगी। अरे क्या तुमने हटाया नहीं है, हाँ भाई ये इनकी कॉमन टेंजेंट बन जाएगी। दिस इज कॉमन टेंजेंट, दिस लाइन इज कॉमन टेंजेंट, ऑल्सो रेडिकल एक्सिस, है ना। तो ये अपने आप में कॉमन टेंजेंट भी होगी और रेडिकल एक्सिस भी होगी। इसीलिए कॉमन टेंजेंट को सर आपने हमको याद करवाया था कि जब भी कॉमन टेंजेंट हो तो हम S1 - S2 = 0 यूज कर लेते हैं। हाँ क्योंकि वो रेडिकल एक्सिस है। आई एक्सपेक्ट कि आपने से कई जने समझ गए। ठीक है, सॉरी, टच 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 टच, इंटरसेक्ट नहीं होगा, टच होगा, है ना, टच, व्हेन टू सर्कल टचेज, टचेज, ठीक है, जब भी दो सर्कल एक दूसरे को टच करते हैं तो ऐसा, और इंटरसेक्ट होता था तो, और इंटरसेक्ट होता, ठीक है, तो मैं इसको ऐसे दिखाता आपको, है ना, कि ये बना, अब इधर आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, तो पॉइंट नंबर 5 पे चलते हैं। पांचवा पॉइंट हमको क्या कह रहा है, ठीक है, पांचवा पॉइंट हमारे को कह देता है कि पॉइंट नंबर 5 सेज क्या, कि व्हेन टू सर्कल्स इंटरसेक्ट, अगर दो सर्कल कभी भी इंटरसेक्ट करेंगे देन कॉमन कॉर्ड इज रेडिकल एक्सिस। ओ कॉमन कॉर्ड, ये भी सुना तो लगता है सर, याद नहीं आ रहा, बस स्ट्राइक नहीं कर रहा, क्या था सर कॉमन कॉर्ड। ये एक सर्कल है, ठीक है, और ये एक और सर्कल है, ठीक है, ये एक और सर्कल है। सपोज ये दो सर्कल हैं, ये दूसरे को एक इंटरसेक्ट कर गए। अगर ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं ना, तो आप समझ जाइए कि ये एक लाइन है जो कि ऐसे आर पार इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से गुजर रही है। ठीक है, ऐसे ये एक लाइन जो है वो इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से गुजर रही है। ठीक है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से गुजरने वाली लाइन है। और ये जो चीज है, ठीक है ना, दिस इज कॉमन कॉर्ड, ठीक है ना, एज वेल एज
रेडिकल एक्सिस। इसीलिए कॉमन कॉर्ड इज S1 माइनस S2 इक्वल टू 0। मैंने आपको एक बात बोली थी कि मैं ये सब बता दूंगा आने वाले टाइम में, अभी तो आप लिखते चलो, याद है ना। और आज मैंने ये चीज आपकी कंफर्म करती गई, है ना। तो इंटरसेक्ट करता है तब कॉमन कॉर्ड बन जाता है। पॉइंट नंबर 6 पे आ जाओ जल्दी से दोस्तों, ठीक है। हाँ भाई, चलो 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 जल्दी से देखते हैं अगले पे, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करते हैं, ठीक है। अच्छा सर, अगर भाई दोनों सर्कल एक दूसरे को इंटरनली टच कर जाएं तो? मैंने कहा अगर इंटरनली टच कर जाएं तो जैसे सपोज करो ये एक सर्कल, अरे सर्कल मेरे दोस्त उठता क्यों नहीं है एक बारी में, ठीक है। ये एक सर्कल है और ऐसा ही एक और सर्कल भी है, ठीक है, ठीक है। और ये दोनों सर्कल एक दूसरे को टच कर गए, ऐसे इंटरनली टच कर गए। अगर ये इंटरनली टच कर गए तो आपको पता होना चाहिए इस समय पर भी इनकी रेडिकल एक्सिस होगी, और वो रेडिकल एक्सिस ये वाली लाइन होगी, ठीक है। यार ये उठते क्यों नहीं एक बारी में, ठीक है। वो रेडिकल एक्सिस इस बार ऐसे जाने वाली लाइन होगी, ठीक है। तो जो इसीलिए कॉमन टेंजेंट जो होगी ना, दिस इज ऑल्सो रेडिकल एक्सिस। तो याद रखना कॉमन टेंजेंट एज वेल एज रेडिकल एक्सिस। इसीलिए इसकी फॉर्म भी S1 माइनस S2 इक्वल टू 0 से निकाली जाती है, ठीक है। चलें आगे, नेक्स्ट पे चलते हैं, अगले पे आ जाओ जल्दी जल्दी। आई थिंक ये तक सारी बातें समझ में आ रही है, हाँ? पॉइंट नंबर 7, सातों पॉइंट, ठीक है। अगला है रेडिकल एक्सिस ऑलवेज बाइसेक्ट। रेडिकल एक्सिस ऑलवेज बाइसेक्ट, ठीक है। टीसीटी एंड डीसीटी, टीसीटी एंड डीसीटी। अब टीसीटी और डीसीटी वर्ड यूज होते ही दोनों सर्कल जो हैं वो एक दूसरे से दूरी पे आ गए। एक सर्कल ये रहा और एक सर्कल यहां लगा लेते हैं, ठीक है। अब दोनों सर्कल जो हैं वो अपन यहां लगा लेते हैं, ठीक है। अगर ऐसा है तो हम लोगों के लिए हम सबसे पहले सेंटर टू सेंटर इनकी लाइन ज्वाइन कराते हैं, ठीक है। सेंटर टू सेंटर लाइन ज्वाइन करा लेते हैं सबसे पहले, ठीक है, यहां से यहां तक, ठीक है। एक सेंटर टू सेंटर लाइन ज्वाइन हो गई, एक रेडिकल एक्सिस बनाएंगे लेकिन अभी नहीं, ठीक है। पहले चलते हैं टेंजेंट की दुनिया में, ठीक है। अगर देखा जाए तो ये वो टेंजेंट है जो दोनों को टच करते हुए निकल गई, ठीक है, ऐसा। अब यह हल्का सा, ठीक है, ये एक टेंजेंट है ना, जो ये टीसीटी, ये डीसीटी बन गया, ठीक है ना। इधर भी अगर आप बनाना चाहें तो एक डीसीटी यहां पे भी तैयार है हमारे पास, एक डीसीटी नीचे है, ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होगी, ठीक है। तो ये दोनों कॉमन टेंजेंट है ना, ये डीसीटी है। अगर ये डीसीटी है तो हमको रेडिकल एक्सिस पे बात करनी है। रेडिकल एक्सिस होगी दैट विल ऑलवेज पास थ्रू दिस, ऐसे जारी होगी रेडिकल एक्सिस। और रेडिकल एक्सिस की खास बात क्या होगी ना, रेडिकल एक्सिस की खास बात ये होगी कि ये रेडिकल एक्सिस बनते ही वो पहला काम करेगी। आप समझना, बड़ा इंटरेस्टिंग सी बात है, इसको समझना बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। वो ये कहती है कि ये अगर रेडिकल एक्सिस है तो आपको तो पता ही ना, रेडिकल एक्सिस से ये टेंजेंट की लंबाई और ये टेंजेंट की लंबाइयां बराबर होंगी। तो कहने वाले यहां से पता चल गया √S1 बराबर में √S2 होगा ही होगा, ये दोनों तो बराबर होंगे ना, क्योंकि ये आई ही वहां से। क्या बात समझ में आई ये बात, है ना। ये आई ही, इसका रेडिकल एक्सिस का जन्म ही √S1 बराबर √S2 से हुआ है, तो बाइसेक्ट क्यों नहीं करेगी, तो मस्त बाइसेक्ट करेगी। इसकी बात ही यही है, ये कह ही यही रही थी, स्टार्टिंग ही वहीं से हुई है कि √S1 बराबर √S2 होगा तो रेडिकल एक्सिस होता है, ठीक है। आई थिंक यहां तक की बात समझ में आ गई। अच्छा ऐसा, हाँ ऐसा। सर डीसीटी, ये दोनों डीसीटी है। अब मैं टीसीटी की बात करता हूं ना, टीसीटी, लेट्स टॉक अबाउट टीसीटी, ठीक है। टीसीटी कैसे लेकर के आएंगे सर, टीसीटी लाते हैं, ठीक है। अगर टीसीटी ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट, ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट ऐसे कुछ जा रहा होगा, ठीक है। ये ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट हो गया, ठीक है। अब ये ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट हुआ ना, ये अगर कॉमन टेंजेंट ट्रांसवर्सल हुआ तो हम ये कह रहे हैं कि जिस पॉइंट से ये चला, ये दूरी, ये यहां से जहां टच हुआ ना, ये जहां टच हुआ, ये दूरी, ये जो जहां से टच हुआ, बस यही टच हो गया ना, ये दूरी इज √S2,
वैसे ये यहां टच हुआ ना तो ये दूरी इज अंडर रूट S1, क्योंकि टेंजेंट की लंबाई है तो है अंडर रूट S1 बराबर अंडर रूट S2। तो लेकिन ऐसा होगा, रेडिकल एक्सिस हमेशा बाइसेक्ट करेगी टेंजेंट्स को, है ना। क्लिक 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 क्लिक, बहुत छोटी छोटी बातें, लेकिन डायग्रामेटिकली अगर पता है तो ही याद रहती हैं। सर्कल एक बहुत बड़ा चैप्टर है, स्ट्रेट लाइन और सर्कल में सबसे बड़ा दर्द ये बहुत थ्योरी है। हाँ, उसके बाद सडनली एकदम रिड्यूस हो जाती है, लेकिन ये बनाने बनाने में हमारे को जान निकल जाती है। एक बात पता होनी चाहिए, सब पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन कहां से आ सकता कोई नहीं जानता। अब मान लो हमने सिर्फ रेडिकल एक्सिस के आइडिया दे दिए और फिर चले गए और पता चला क्वेश्चन कहीं और से आ गया, होश उड़ गए बच्चे के बेचारे के। ओके, ठीक है ठीक है। अब यहां पे एक और पॉइंट को सुनते हैं, ठीक है। अगला इज रेडिकल एक्सिस डज नॉट डिवाइड लाइन जॉइनिंग सेंटर्स, ठीक है, इन R1:R2। बहुत बड़ा मिसकंसेप्ट है, मैंने क्लियर लिख दिया कि रेडिकल एक्सिस कभी भी R1:R2 के रेशियो में डिवाइड नहीं करता। किसको? अरे मैं समझाता हूं, देखो जरा, पहले इसको पहले लिख लेना है, आप उधर लिखना, मैं तब तक इसका डायग्राम बनाता हूं। मैं ये कह रहा हूं कि जैसे सपोज करो ये एक सर्कल है और ये अपना दूसरा सर्कल है, ये दो सर्कल अपने पास में ऐसे कुछ रखे हुए हैं, ठीक है ना। और अगर ये ऐसे कुछ रखे हैं तो हमसे किसी ने कहा कि ये इनके सेंटर टू सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन हो गई, ये सेंटर टू सेंटर को हमने जोड़ दिया है ना। अच्छा, रेडिकल एक्सिस भी बना लेते हैं, रेडिकल एक्सिस लाते हैं, ठीक है। रेडिकल एक्सिस इज समवॉट लाइक दिस, है ना। ये कोई रेडिकल एक्सिस अपनी, ये हमारी कोई रेडिकल एक्सिस, इसे हमने ले लिया ना। अगर ये रेडिकल एक्सिस है तो हमने इसको रेडिकल एक्सिस बनाए। अब सोचते हैं जरा, ये कहना चाह रहा हूं कि रेडिकल एक्सिस जो होता है वो इसको रेडियस के रेशियो में डिवाइड नहीं करता। जैसे इसकी रेडियस R1 इसकी रेडियस R2 है, तो ये नॉर्मली हमारे दिमाग में बैठ जाता है कि C1 C2 को जोड़ने वाली लाइन को, ये जो पॉइंट है, इफ दिस पॉइंट इज Q, तो ये जो Q पॉइंट है वो R1:R2 के रेशियो में डिवाइड करता नहीं। ये गलत कंसेप्ट है, ठीक है ना। C1Q अपॉन में C2Q इज इक्वल में R1/R2, ये नॉट लिख देना, ध्यान रखना, ठीक है। तो फिर किस रेशियो में डिवाइड करता है वो बता सकता हूं मैं, किस रेशियो में डिवाइड करता है वो कोई इश्यू नहीं है ना। मैं पहले लेकिन एक काम करूंगा, मैं यहां से यहां तक टेंजेंट डालूंगा, सेम वे में इस पे भी टेंजेंट डालूंगा, ठीक है, क्योंकि रेडिकल एक्सिस तो दोनों टेंजेंट्स की लंबाइयां बराबर होंगी। ये अंडर रूट S1 कहलाएगा, ये अंडर रूट S2 कहलाएगा। इस जगह से मैं रेडियस डालूंगा, ये R2 कहलाएगा, इस जगह से मैं रेडियस डालूंगा, ये R1 कहलाएगा। तो यहां पे कितना बन जाएगा? 90 बन जाएगा। यहां पे कितना बन जाएगा? 90 बन जाएगा। एक्सपेक्ट की यहां तक की बात समझ में आ गई। अगर ये बन गया तो हमको कुछ छोटी छोटी बातें और पता होनी चाहिए। अब आप में से कोई भी जान सकता है कि ये कितना होगा। अगर आपने मुझे ये बता दिया मजा आ जाएगा। ये लंबाई C1Q की लंबाई सोच लो, सब फटाफट सोचो। सेकंड, ये अपने को अगर आपको पकड़ में आ रहा है तो मुझे जल्दी से बताओ C1Q की लंबाई क्या होगी। हाँ भाई, नहीं, Q पॉइंट मिड पॉइंट भी नहीं है और Q पॉइंट ऐसे भी नहीं है कि आप ये सोचो कि रेडियस के रेशियो में। बस C1Q की लंबाई बता दो, कोई भी बता देगा। पाइथागोरस ही तो लगानी है। C1Q की लंबाई बताओ आप। हाँ बताओ क्या वैल्यू। हाँ वेरी गुड। अंडर रूट के अंदर अगर किसी ने मुझसे ये लंबाई पूछी तो मुझे पता होना चाहिए दिस इज अंडर रूट के अंदर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, R1 का स्क्वायर प्लस में S1, ये लंबाई होगी, ठीक है। वैसे ही अगर आप इसको देखेंगे ना तो ये लंबाई जो होगी ना, इसका स्क्वायर प्लस ये होगा, अंडर रूट में कितना, R2 का स्क्वायर प्लस में S2, यही होगा। तो यहां से देखा जाए तो बेसिकली कोई भी अब तो क्लिक कर ही जाएगा। C1Q अपॉन C2Q किसके बराबर होगा? इन दोनों के रेशियो के। तो दैट इज अंडर रूट में R1 का स्क्वायर प्लस में S1, ठीक है। और यहां देखा जाए तो अंडर रूट में R2 का स्क्वायर प्लस में S2, ये इनके रेशियो के बराबर होगा। नॉट दैट नेसेसरी, पहली बात तो है ना, इतना बस समझना आना चाहिए कि हाँ ऐसा था, मेरी कॉपी में कहीं लिखा हुआ है, जरूरत पड़ेगी मैं देख लूंगा, इसमें दिमाग नहीं लगाने का, ठीक है। अच्छा, पॉइंट नंबर 9 पे आ जाओ, फटाफट से 9th पॉइंट पे आ जाते हैं, है ना। 9th पॉइंट, 9th पॉइंट क्या कहता है? 9th पॉइंट कहता है, ठीक है, कि 9th पॉइंट कहता है कि अगर ये सर्कल है और है ना एक और सर्कल हमारे पास में ये है, और हम अगर बाय द वे इसके अंदर देख रहे हैं तो क्या सर एक सर्कल जब दूसरे सर्कल के अंदर होगा, ठीक है ना, व्हेन
अ सर्कल इज इनसाइड अनदर सर्कल, अनदर सर्कल, ठीक है। अगर एक सर्कल दूसरे सर्कल के अंदर है, देन रेडिकल एक्सिस एग्जिस्ट और नॉट, देन ऑल्सो रेडिकल एक्सिस एग्जिस्ट, तब भी रेडिकल एक्सिस एग्जिस्ट करेगी। और वो रेडिकल एक्सिस जो होगी, वो रेडिकल एक्सिस मान लेते हैं कि सपोज कीजिए वो रेडिकल एक्सिस इस तरह से है, वो रेडिकल एक्सिस, कलर इसका कुछ धांसू सा ले लेते हैं, ठीक है, नहीं तो क्या होगा, ये दिखेगा भी नहीं। वो रेडिकल एक्सिस होगी ना, वो ऐसे साइड से जा रही होगी ऐसे, और इसके हर पॉइंट से अगर आपने इस पर परपेंडिकुलर डाला, नहीं टेंजेंट डाला, तो ये लंबाई, ठीक है, इससे अगर आपने इसके किसी पॉइंट से अगर आपने इस पे टेंजेंट डाला, तो ये लंबाई, ठीक है, और ये वाली लंबाई कौन सी दिखाता हूं, जरा ध्यान से देखना यहां तक, ये दोनों लंबाइयां बराबर होंगी। ये वाली लंबाई इस जगह से इस जगह तक की लंबाई, और इस जगह से इस जगह तक की लंबाई, ये दोनों लंबाइयां बराबर होंगी, ये दोनों लंबाइयां बराबर होंगी, अंडर रूट S1 बराबर, यहां तक की बात पकड़ में आ जाएगी, है ना। तो मतलब रेडिकल एक्सिस तब भी एग्जिस्ट करेगी, इतनी सी क्लैरिटी रखना बस, ठीक है, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाने का। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब आगे के पॉइंट पे बात करते हैं ना, नेक्स्ट अगला, ये यहां तक की बात तो मेरा ज्यादा कहला है, रेडिकल एक्सिस को लेकर के आप में से कई लोगों के दिमाग में क्लैरिटी आ गई होगी कि रेडिकल एक्सिस अच्छे से रेडिकल एक्सिस आ गया सर, ठीक है। हाँ भाई, क्वेश्चन है हमारे पास में, ठीक है, क्वेश्चन में दे रखा है, फटाफट से अब इसके क्वेश्चन में आ जाते हैं जल्दी से। क्वेश्चन में दे रखा है टेंजेंट्स आर ड्रॉन, टेंजेंट्स आर ड्रॉन, ठीक है, टू सर्कल्स। कौन कौन से सर्कल दे रखे हैं? पहला सर्कल दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 12 इज इक्वल टू 12 at points where it meet circles S2, और S2 के नाम पे दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस में 15x प्लस में दे रखा है 3y माइनस 2 इक्वल टू 0। फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स, ठीक है, फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स। इस क्वेश्चन का क्या मीनिंग है वो मेरे को भी नहीं पता, लेकिन मैं दिमाग लगा के बता देता हूं, ठीक है। अब क्या करना है सुना, टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू दिस सर्कल एट पॉइंट्स वेयर इट मीट दिस सर्कल। अब ये क्या है, देखो जरा ध्यान से देखो, ठीक है। मान लेते हैं हमारे पास में ये दो टिंगू टिंगू सर्कल है, ठीक है, कैसे लें यार, ये एक सर्कल है, ठीक है, और इधर एक और सर्कल ले लेते हैं, ये दोनों सर्कल एक दूसरे को काटे ऐसे, ठीक है, एक दूसरे को कट कर गए, ठीक है, कर गए, ओके। ये दोनों सर्कल, ये सर्कल इस सर्कल को यहां मिल रहा है ना, इन पॉइंट पर आपने टेंजेंट खींचा। अब टेंजेंट कैसे खींचा, देखो भाई, टेंजेंट खींचने के लिए मेरे को एक्चुअली क्या, ये इसमें थोड़ा जाना ठीक नहीं लगता, लेकिन ठीक है, एक आपने इस पॉइंट पर आपने एक टेंजेंट खींच लिया, ठीक है, ऐसा कुछ करके अपन एक टेंजेंट बना देते हैं, यहां से टेंजेंट, ठीक है। अच्छा, अब एक टेंजेंट अपन इधर भी बनाते हैं, देखो इस पॉइंट पर भी टेंजेंट बनाते हैं, ठीक है। अच्छा, इधर अगर टेंजेंट बनाते हैं तो इसको जरा सोच लेते हैं कि टेंजेंट जैसा कुछ लगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। ये टेंजेंट बना दिया अपन, है ना, दो टेंजेंट मिल गए।
अच्छा बड़े ध्यान से सुनो, बड़ा बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है, मैं पहले ही बता देता हूं। देखो मेरे से इसमें एक्सपेक्ट मत करना कि मैं इसमें बहुत ज्यादा माहिर हूं, लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आपको बात समझा दूं। एक टेंजेंट अपन ने यहां पे बनाया, ठीक है। अच्छा ये टेंजेंट बन गया, अब एक टेंजेंट अपन इधर से बनाते हैं, जरा ध्यान से देखना, ध्यान से देखोगे सब दिख जाएगा आपको। अब क्या है कि पहले बता देता हूं, पहला सर्कल है ना, इसकी रेडियस √12 है, इसका सेंटर 0 0 है और रेडियस 1 है √12। दूसरे वाले सर्कल का जो सेंटर है वो है 15/2 और कॉमा माइनस का 3/2, ठीक है। और इसकी रेडियस सोच लेते हैं जल्दी से, है ना, कितना गंदा रेडियस आएगा सोचो, 225/4 और प्लस में 9/4 और माइनस में प्लस का 2, 234 और 8, 234 और 8 कितना होता है, 234 और 8 कौन ढूंढेगा यार, 234 और 8, ठीक है, 242/4। तो ये बन गया भाई हमारा कितना, अंडर में 242/4, मतलब 50 से भी नीचे, 50 के आसपास है, 50 नहीं, 50 से तो ज्यादा निकल गया ना, तकरीबन मान लेते हैं भाई 60 के आसपास चल रहा है। अगर ये 60 चलता है तो √60 लिखा हुआ है, ये √60 लिखा हुआ है, ठीक है, माने ये √60 है ना, हाँ √60 ही दिख रहा है मुझे, देख लेना पहले, आप देख लेना, √60, ठीक है, ये √60 के आसपास जा रहा है और ऊपर वाला जो है उसका रेडियस सिर्फ √12 है। तो ये तो हमारा छोटू सर्कल है, ये बड़ा सर्कल है। पहले तो फोटो देख लो आप, क्लैरिटी है ना, ये हमारा S1 है और ये हमारा S2 हो गया, बस मैंने फोटो का एक आइडिया लगाया मैंने, है ना, ऐसा हो गया। अच्छा अब जरा क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है टेंजेंट्स खींचे गए हैं इस सर्कल पर, माने छोटू सर्कल पर, छोटू सर्कल पर टेंजेंट ये दो येलो वाले टेंजेंट, ठीक है, छोटू सर्कल पर येलो वाले टेंजेंट, येलो वाले टेंजेंट्स, ये दोनों टेंजेंट्स जिस पॉइंट पे मिलते हैं वो पॉइंट बताओ, ये पॉइंट बताओ, ये X1 Y1 बताना है। अब आपको समझ में आया? ओ अच्छा चलो चलो चलो, कैसे बताएंगे सर वो बताओ आप, तो टाइम बचाओ, टाइम कैसे बताओगे सर? देख भाई अभी मेरे दिमाग में एक ही प्लान है, सच बताऊं तो क्या प्लान है कि मैं इन दोनों को मिला देता हूं, ठीक है, मिला दिया सर, मान लेते हैं मिला लिया, अपन ने मिला लिया, ठीक है। अब मिलाने के बाद में जैसे अपन ने मिलाया, ये भैया बन गए रेडिकल एक्सिस, ये यूं समझो कॉमन कॉर्ड, सही है, हाँ कॉमन कॉर्ड बन गई सर, मान लेते हैं कॉमन कॉर्ड है। तो इस लाइन की इक्वेशन सर अपने को पता है, ये हमारा रेडिकल एक्सिस का कॉमन कॉर्ड बन गया। आई थिंक आप में से कोई भी समझ सकता है कॉमन कॉर्ड, हाँ अगर कॉमन कॉर्ड बन गया तो सर S1 - S2 से निकल जाएगा ना, हाँ इसकी इक्वेशन तो बता सकते हैं, S1 - S2। अच्छा S1 - S2 करेंगे तो सर ये दोनों कट जाएंगे, x² y² कट जाएगा, इधर से रह जाएगा 15x, क्योंकि माइनस का प्लस बन जाएगा, ये माइनस का 3y और माइनस का 12 प्लस का 2 माइनस का 10। ये सर हमारी लाइन की क्वेश्चन होगी, लेकिन आप चाहते कैसे लाओगे सर X1 y1? देख ये जो है ना, ये जो लाइन है इसकी इक्वेशन ये रही, हाँ ये जो सर्कल है इसकी इक्वेशन तेरे पास x² + y² = 12 है। हाँ। इस पॉइंट की नजर में ये जो ग्रीन लाइन है वो COC है, क्या है COC, सर मैं भूल गया क्या होता है COC, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, ओके हाँ तो ये COC है। तो कहने का मतलब ये तो एक तो कॉमन कॉर्ड का रोल निभा रही है, एक तो कॉमन कॉर्ड का रोल निभा रही है, और साथ में उस पॉइंट के लिए जिधर तू सर्च कर रहा है ना, उस पॉइंट की नजर से ये COC है। तो कहने का मतलब ये कि दिस कॉमन कॉर्ड इज कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट फॉर X1 y1। कॉमन कॉर्ड t = 0 से निकल जाती है। सर t = 0 क्या था? t = 0 माने चेंज, अच्छा ये ऐसा है, हाँ t = 0 चेंज करें, क्या करें कैसे, मतलब t = 0 माने x² की जगह xx1, ओ xx1 yy1 माइनस का 12 = 0। अच्छा मतलब अगर मैं इस पॉइंट की नजर से देखता हूं तो ये ग्रीन वाली लाइन की क्वेश्चन ये है, और वाकई में ये है, तो मैं इसके नीचे बैठा दूंगा 15x माइनस का 3y माइनस का 10 = 0, ऐसा। और अगर मैं ऐसा करूंगा तो फिर मैं कंपैरिजन करूंगा, x1/15 y1/-3 माइनस का 12/-10, है ना, क्या ये बात समझ में आई?
क्या ये बात समझ में आई? क्या ये बात समझ में आई? ठीक है, कोई ऐसा तो नहीं है जो ये सोच रहा हो कि टेंजेंट बाहर बाहर से आएंगे। अगर वो बाहर बाहर से सोच रहा है तो फिर वो मतलब ऑर्थोगोनलिटी वाला चैप्टर ही निपटा दिया उसने। ओके, अच्छा अब करेंगे क्या? अगर ऐसा है तो फिर अपने को कुछ नहीं करना है सर, अपने हाथ में अब कुछ भी नहीं है सर। यहां पे 5 बचा है, यहां 6 बचा है, तो x1 की वैल्यू 5 से गुणा करते ही 18 आ रही है सर, और y1 की वैल्यू इधर गुणा करते ही सर -18/5 आ रही है। तो अपने पास पॉइंट आ गया कितना? 18 माइनस का 18/5। तो अगर देखा जाए तो फोटो ये और क्वेश्चन ये, तो पॉइंट ऑफ टेंजेंट कि मैं आपको पॉइंट भी बता सकता हूं। अब आपको ये तो समझ में आ गया रेडिकल एक्सिस का कुछ तो चक्कर है सर। रेडिकल एक्सिस मस्त चीज है, हाँ है तो मस्त चीज, पता है इसमें। और सबसे अच्छी बात, इसके क्वेश्चन नहीं आते मतलब इसके क्वेश्चन आपसे रेडिकल एक्सिस में परेशान करने के लिए नहीं आएंगे, ये कुछ और सोच करके चलाते हैं। ये रेडिकल एक्सिस से ज्यादा इंपॉर्टेंस ये किसी और चीज को देते हैं जिसे कहते हैं रेडिकल सेंटर। और रेडिकल सेंटर क्या चीज होती है सर? रेडिकल सेंटर एक ऐसा सर्कल होता है, रेडिकल सेंटर एक ऐसा सर्कल का सेंटर होता है जो कि 3-3 सर्कल के साथ खेल जाता है। मतलब ये कि बस लास्ट में अपन जाते जाते ही बता के निकल जाते हैं, ठीक है ना, कि आपको बस पता होना चाहिए कि एक दुनिया में ऐसा भी है, ठीक है, दुनिया में कुछ ऐसा भी है कि एक सर्कल ये रहा, एक सर्कल ये रहा, एक सर्कल ये रहा, मान ले 3-3 सर्कल है तेरे पास में। अब एक सर्कल ऐसा है, ठीक है, विच इज इन दिस वे, कि जो कि इस तरह से बना सपोज, ठीक है, और वो सर्कल इस तरह से बना है। क्या ना, पहले बड़ा बनाना है, ठीक है, वो सर्कल इस तरह से, वो सर्कल इस तरह से है। और वो कैसे आया मार्केट में? वो इस तरह से आया है कि बहुत ही मस्त चीज है, एकदम सीधा सीधा गेम है और कुछ है ही नहीं। वो सर्कल ये कहता है कि इसके सेंटर से अगर आपने इस पर टेंजेंट डाली, हाँ डाली, तो जहां मिली वो पॉइंट पकड़ लो, ठीक है, पकड़ लिया। अब क्या किया, एक टेंजेंट इधर भी डाली, हाँ ठीक है डाली, ये पॉइंट भी पकड़ लिया, ओके, आगे बोलो। अब एक टेंजेंट अपन इधर भी डालते हैं, इस पॉइंट से इस पर भी टेंजेंट डाली, ओके डाली, पकड़ लिया। अब आपको ये किसी ने तो कभी जिंदगी में बताया ही होगा कि सर्कल के सेंटर से डलने वाली लाइन हमेशा 90 पे होती है। हाँ होती है सर 90 पे, ओके, तो ये भी 90 पे होगा। अच्छा सेम वे अगर हम इसके सेंटर से ये लाइन मिलाएंगे यहां पे, तो ये भी 90 बनाएगी, हाँ बनाएगी 90 बनाएगी, ठीक है। तो ऐसे ही अगर मैं इसके सेंटर से इसको मिलाऊंगा, ठीक है, तो यहां पे जो बनने वाली लाइन होगी वो भी 90 मारेगी, हाँ मारेगी, ये भी 90 मारेगी, इसमें क्या डाउट है, ठीक है 90 बनाएगी। अब तू ध्यान से देख, तेरे हाथों से क्या हो गया, ये सर्कल, मतलब बाकी सब भूल जा, ये व्हाइट सर्कल और ये येलो सर्कल, ध्यान से देखना, ध्यान से, ये येलो सर्कल, ये व्हाइट सर्कल, ये दो सर्कल ऐसे हैं कि इसका ये लाइन इसका टेंजेंट है, ये लाइन, ये छोटी सी लाइन इसका टेंजेंट है, और दोनों आपस में 90 पे है। और टेंजेंट के बीच में बनने वाला एंगल, टेंजेंट और टेंजेंट के बीच में बनने वाला एंगल ही सर्कल के बीच का एंगल होता है। इसका मतलब ये दोनों सर्कल ऑर्थोगोनल है। अगर इसको तू S1 कहता है और इसको तू S कहता है, तो S कहता है, तो ये बात कंफर्म होगी कि S जो है वो परपेंडिकुलर है S1 के, हाँ है। तो वैसे ही सोच, ये तेरे लिए टेंजेंट, ये इस येलो सर्कल पे टेंजेंट, अच्छा ये व्हाइट, ये वाली लाइन जो है ना, ये वाली लाइन इस सर्कल पे टेंजेंट, और दोनों टेंजेंट के बीच का एंगल फिर 90। तो मैं कह सकता हूं कि S एक ऐसा सर्कल है जो S2 से भी 90 पर है, वैसे ही S एक ऐसा सर्कल है जो S3 से भी 90 पर है। तो एक ऐसा सर्कल दुनिया में पॉसिबल है जो कि तीन तीन सर्कल से 90 पे खड़ा है। माने अगर देखा जाए 3 सर्कल से 90 पे खड़ा है, माने तीनों सर्कल के लिए ऑर्थोगोनल सर्कल है, ओके। लेकिन सर मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, आप मेरा मार्गदर्शन कर दें कि सर इसका रेडिकल एक्सिस से क्या लेना देना।
इसका रेडिकल एक्सिस से क्या लेना देना? अरे कैसी बात कर दी मेरे दोस्त, तूने हिला के रख दिया। अरे ध्यान से देख, ये √S1 बन गया, ये टेंजेंट, हाँ, और ये √S2 बन गया, हाँ, और ये √S3 बन गया। सोच, और तीनों बराबर हैं, और तीनों बराबर हैं। ध्यान से सोच, अरे दूरियां हैं, कैसे पता सर ये बराबर है? अरे तो ये एक ही सर्कल की रेडियस है, एक ही सर्कल की रेडियस है, रेडियस, समझ रहे हो? हाँ, एक ही सर्कल की रेडियस है। यहां पर √S1 बराबर √S2 बराबर √S3 है। ओ, फिर कैसे ये निकालेंगे कैसे? तो रेडिकल एक्सिस के टाइम पे हम इन दोनों को सॉल्व करके S1 - S2 = 0 से एक लाइन लाते हैं, और वैसे इन दोनों को सॉल्व करके S2 - S3 से दूसरी लाइन लाते हैं, और फिर इन दोनों को सॉल्व करके, ठीक है, रेडिकल सेंटर ले आते हैं, और फिर फाइनल क्वेश्चन कर लेते हैं। बाकी अपन कल करेंगे, बाकी बातें बाद में। चलिए बाय बाय। अभी ऑफ तो है, हाँ ओके। अब अपन है ना सेंटर का डिस्कशन करना चालू करूंगा मैं, है ना, मेरे सेंटर सर्कल का और स्ट्रेट लाइन का डिस्कशन करना चालू करूंगा। इसकी एक्सरसाइज 1 मैंने आप पे लगवा देता हूं, ठीक है, जिसमें हम सिर्फ है ना मल्टीपल चॉइस सिंगल करेक्ट लेंगे पहले, ठीक है, सिंगल करेक्ट सबसे पहले, फिर अपन धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो जो भी हमारा पुराना भी पेंडिंग बाकी है तो वो भी खत्म कर देंगे, और आगे वाले पे भी बात करेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन करना चालू करते हैं।